ठीक है। अ, अपने लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अब स्टार्ट हो रहा है क्या? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट? सो वी विल लुक टुवर्ड्स टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कि भाई क्या है, किस तरह का है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब अपने को देखना है, राइट? सो थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, बहुत सिंपल सिंपल सा, एंड उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सो दैट वुड बी ग्रेट, राइट? तो जगह जगह पे वैसे मैं पेज ऐड करता रहूंगा, चीजें पढ़ाता रहूंगा और हम लोग उसको कवर करते रहेंगे, बट वन बाय वन अपने को सीखना है, ठीक है? और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है? तो अगर अपने बुक में डिस्कशन करेंगे एनी मोमेंट, तो हम लोग कौन सा डिस्कशन कर रहे होंगे? चैप्टर नंबर 2 से। यहाँ पे बुक बिना मेजर पोर्शन याद हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक ईएएस, राइट? जहाँ पे अपने को बुक का कंटेंट बार बार रेफर करने की जरूरत पड़ती है, चीजें रेफर करने की जरूरत पड़ती है। इट्स लाइक क्वाइट क्विक। तो आपको क्या है, उसमें ही काफी कुछ याद हो जाएगा, राइट? तो आपको ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि मतलब नहीं हो रहा है या क्या है या मैनेज नहीं हो रहा है, जो भी कुछ है, राइट? सो यू विल बी एबल टू मैनेज इट इजीली। इजीली मतलब एकदम इजीली हो जाएगा, राइट? तो अपना जो ट्रायल रहेगा वही रहेगा कि अपने लोग जितना कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझे। और मैं जब चैप्टर नंबर 2 भी कराऊंगा तो इट वुड स्टार्ट फ्रॉम बिटवीन, ठीक है? वो भी बीच में से करूंगा। क्या मैं चैप्टर नंबर 2 पूरा कराऊंगा? नहीं, ठीक है? फिर मैं चैप्टर 3 नहीं करा के चैप्टर 4 पे जंप कर जाऊंगा, देन आई विल जंप टू चैप्टर नंबर 5, देन आई विल जंप टू चैप्टर नंबर 6, ठीक है? देन टू हाफ ऑफ 7th एंड हाफ ऑफ 8th, ठीक है? फिर वापस आएंगे, फिर वापस आके कवर करेंगे 1, 3, बैलेंस ऑफ 2, बैलेंस ऑफ 7 एंड बैलेंस ऑफ 8, ठीक है? और इसके पीछे बढ़िया कोरिलेशन है और बढ़िया सोच है जो कि आपको एग्जामिनेशन में काम आएगी, मेरी बात मान के चलना, ठीक है ना? दैट इट विल वर्क वंडर्स, ठीक है? तो वो बहुत काम की अप्रोच है, बहुत काम की एडवाइस है, इसलिए उसको इस तरह से फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज तो नहीं भी करते तो चलता, राइट? सो देयर हैज बीन अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, दैट व्हाई वी आर टेकिंग इट, एंड दैट हैज टू बी टेकन दैट वे ओनली। मतलब आपको ये मान के चलना है कि जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करना जरूरी है या मैंडेटरी पड़ेगा, ठीक है? मैं एक बार और देख लूं कि हमारी ओरिएंटेशन बराबर आ रही है, क्योंकि आज हम जब स्टार्ट ही कर रहे हैं, सो आई वुड वांट कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से सब विजिबल हो। नाउ इट लुक्स फाइन, राइट? सो अब जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो आपको पहला जो कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है यहाँ पे वो क्या दिख रहा है? चैप्टर नंबर 2, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। देखो, मैं जब पढ़ा रहा हूं आपको तो मेरा पर्पस ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट, ठीक है, एज कंपेयर टू कि कोई भी और पढ़ा रहा होता तो अपना पर्पस केवल और केवल लर्निंग है, समझना है, और अपने को कोई रट्टा मारना नहीं है। तो रट्टा नहीं मारने के लिए क्या चाहिए कि बुक तो एक बार साइड में हो, और अगर अपन बुक से नहीं डिस्कस करें उतना अच्छा, क्योंकि अगर बुक से डिस्कस करेंगे तो अगेन फिर पढ़ाई तो होनी नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं बुक कराऊंगा तो बुक से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीजें बुक में देखोगे, बुक से रटोगे, रटाना नहीं है, अपने को चाहिए कि नेचुरली घुस जाए दिमाग में, ठीक है? तो हम जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको पढ़ाने से पहले आई विल हैव टू एक्सप्लेन यू अ लॉट ऑफ स्टफ, राइट? और मैं उसके लिए एक बार एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल देता हूँ तो बेटर रहेगा, राइट? ओके, तो हम लोग एक बार यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करनी है मुझे, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजंस होते कैसे, लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। मतलब इसका इंपैक्ट भी जो है वो बड़ा लंबा होने वाला है। तो अगर मेरे को बात करनी हो किसी भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, तो मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, हाँ या ना? और इनफैक्ट ये जो डिसीजंस है वो इस प्रकार के होंगे कि इनकी ये रिवर्सिबल डिसीजंस है या काइंड ऑफ इरिवर्सिबल डिसीजन है? इरिवर्सिबल डिसीजन है, मतलब एक बार पैसा झोंक दिया तो बहुत दिक्कत हो सकती है, राइट? तो इसका मतलब ये डिसीजंस बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। और अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो अपनी बुक में 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में पहला चैप्टर जो है दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सो दैट विल बी वेरी डेफिनेशनल। अब डेफिनेशन तब समझ में आएगी जब एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझ में आए। कॉन्सेप्ट बिना कोई डेफिनेशन का मतलब नहीं होता, क्योंकि अनलेस एंड अंटिल यू नो, यू हैव अ बैकग्राउंड अबाउट एनीथिंग, यू कैन नॉट डिराइव एनीथिंग, राइट? तो डेफिनेशन डिराइव कर लेंगे अपन बाद में जब अपन लोग चैप्टर्स पढ़ लेंगे, ठीक है? अब देखो, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा कैसे, तो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि अपन लोग जैसे टेबल पे बैठ के ओपिनियन बना लेते हैं वैसे ओपिनियन बना करके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजंस हो जाएंगे,
डू यू थिंक सो इट विल हैपन दैट वे कि चलो अपना मन कर गया, मूड हो गया, मूड आज मेरा मूड हो गया था, राइट, कि 100 करोड़ रुपए यहाँ डाल दो, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो डिसीजन है दैट विल रिक्वायर केयरफुल एनालिसिस, उसके बाद पूरा केयरफुल स्ट्रैटेजी ड्राफ्टिंग, उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद कंट्रोल। आप लोग इस तरह की चीजें और भी पहले भी पढ़ के आए हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ठीक है। लेकिन काफी लोग जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को देखते हैं फर्स्ट अप, वो बोलते हैं कि बीएसटी जैसा है, रटने का है, याद करने का है, लेकिन वैसा नहीं है। ये बहुत एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज है। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी टॉप ग्रेड बी स्कूल्स हैं मैनेजमेंट के, उसके अंदर यही कंटेंट पढ़ाया जा रहा है जो अपने सीए के कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, राइट। और ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे कुछ बी स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जब मैसेज डाले कि अब हम इसमें पढ़ रहे हैं, आईएम्स वगैरह में पढ़ रहे हैं, और हम जब देखते हैं कि यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं और जो आप पढ़ाते हो कि वो तो एकदम मैच कर रहा है, बढ़िया जा रहा है, इनफैक्ट आपका पूरा याद आ रहा है हमें, हमको लगता है कि अरे वाह यार कितना अच्छा हो रहा है। तो बोले कि हम लोग कर पा रहे हैं वो सब चीजें, तो हम लोग अब यहाँ पे आकर के सारी वो स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं और सारी वो चीजें देख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। समझना, देखो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है, सही स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैंने सीए क्लियर किया 2016 के बिगिनिंग में, ठीक है ना, रिजल्ट तो 2016 में आता है, 15 में पेपर दिया तो, ठीक है। तो 16 में रिजल्ट आया और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। 2016 के एंड में क्या आया था वैसे, दो चीजें आई थी, डीमोनेटाइजेशन फॉलोड बाय वन वन बिग इवेंट, जियो, राइट, रिलायंस, जीएसटी आया 2017 में, ठीक है ना। और अगर जीएसटी का अगर तुम गलत बता दोगे डेट तो बहुत मार पड़ेगी, जियो का तुम बता सकते हो क्योंकि जियो से अपने को क्या मतलब, लेकिन जीएसटी का डेट तुम गलत बता दोगे तो पिटाई होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, रिलायंस जियो आया 2016 के एंड में। मैंने अपना यूट्यूब चैनल, मतलब देखो यूट्यूब चैनल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, होता ही है हर किसी का, क्योंकि जिसका भी जीमेल अकाउंट है उसका यूट्यूब चैनल अपना बन चुका है जब से उसने जीमेल चलाया है, सिंपल। और जब से पहली बार यूट्यूब पे साइन इन किया था तब से उसका यूट्यूब अकाउंट है। लेकिन मेरा पहला वीडियो या फिर मैं बोलूं कि चीजें मैंने डालना यूट्यूब पे कब स्टार्ट किया, जस्ट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे जियो स्टार्टेड। अब समझ रहे हो, ठीक है। मैंने कहां से वीडियो डालना स्टार्ट किया, जियो स्टार्ट होने के अगले दिन से, राइट। तो इसका मतलब मेरे पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा कि जियो आने के बाद आई थॉट कि यार यूट्यूब पे चैनल पे काम करना चाहिए। आप समझ रहे हो इस चीज को, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके दिमाग में वो बात जा रही है कि मैंने वो यूट्यूब का चैनल अभी के बारे में क्यों सोचा, व्हाई डिड आई डिसाइड ऑल ऑफ अ सडन कि यार अब मेरे को यूट्यूब चैनल चाहिए, मेरे को अभी तक नहीं चाहिए था, अभी तक मैं कोई कंटेंट नहीं डाल रहा था, लेकिन जैसे ही जियो आया उसके अगले दिन से मैंने कंटेंट डालना चालू किया, ठीक है। उसका ही रीजन है आज 37,000 सब्सक्राइबर्स हैं, राइट, 37,000 प्लस 700 कुछ हो चुके हैं अभी और भी, राइट। सो 37,700 सब्सक्राइबर्स टिल डेट तो है। तो ये जो आया है रिजल्ट, ये कितने साल में आया, पिछले 3 साल में, यानी आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली हर साल 12-13 हजार सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं। हाउ डिड इट हैपन, अगर क्या मैं प्री जियो एरा में बात करता तो हो सकते थे क्या। अच्छा, मैं ना एक टेक्निकल एक्सपर्ट है अंकित फारिया, आई थिंक आई हैव स्पोकन हिज नेम, आई हैव टेकन हिज नेम एट वेरियस इंस्टेंसेस, ठीक है। और वो बहुत अच्छे एथिकल हैकर है, ठीक है। और उनके एमटीवी पे शोज आते थे, ठीक है। मतलब टेक गीक ऐसे ऐसे करके कुछ शोज भी चलते थे उनके, ठीक है, टेक गीक करके, मतलब वो टेक पे एमटीवी पे आके ज्ञान देते थे। उनका खुद का भी चैनल है जो कि उन्होंने कब से पहले से चलाया था और फिर बंद कर करा दिया, मतलब अब डालते नहीं वीडियो, ठीक है। तो उस पे मैं देख रहा था तो उस पे 18,000 सब्सक्राइबर्स है, राइट, जबकि दैट मैन इज क्वाइट नॉलेजेबल, मेरे से तो कहीं गुना ज्यादा, ठीक है। तो भी उसकी वीडियो कोई देख रहा है क्या, नहीं देख रहा, क्यों नहीं देख रहा, वो सिनेरियो नहीं था यार, ठीक है। कुछ चीजें समय से पहले आती है तो भी खराब हो जाती है, कुछ चीजें समय के बाद आती है तो लेट हो जाते हो। अब जो लोग यूट्यूब पे एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं बहुत मुश्किल हो रहा है क्रैक करना, क्यों, क्योंकि इस पिछले 3 साल में इतने लोग आ चुके, हर घर में यूट्यूबर हो चुका, पहले नहीं होता था ऐसा। अब आप देखना आपकी नियरेस्ट डियरेस्ट फैमिली में एक यूट्यूबर जरूर होगा जो यूट्यूब ही कर रहा है, बोले क्या कर रहा है, यूट्यूब कर रहा है, क्या बना रहा है, फनी वीडियो बना रहा है, कोई बोल रहा है मैं वाइन बना रहा हूँ, कोई बोल रहा है ये कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है ये कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं ऐसे ही बस कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, जो दिखता है वही वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, क्या पता कुछ चल पड़े, हाँ या ना। यस, सो आज जो है सीन बिल्कुल अलग हो गया, पहले का जो सीन था बिल्कुल अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन समय से सही तरीके से ले लिया और उसकी वजह से ऐसा हो पाया, राइट। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने पढ़ाना चालू किया 11th एंड 12th,
क्लियर? मैंने सीए पढ़ाना चालू नहीं करा था फर्स्ट डे से। ऑल्दो आई स्टार्टेड टीचिंग, 1-2 महीने में मैंने सीए फाइनल इसका पढ़ाना चालू कर दिया था, लेकिन शुरुआत तो नहीं की थी मैंने ऐसे, ठीक है? और जब शुरुआत की भी थी सीए फाइनल इसका पढ़ाने की, तो मेरे पास 2 स्टूडेंट्स थे, एक सुबह वाले बैच में और एक शाम वाले बैच में, राइट? क्लियर? कितने स्टूडेंट थे? 2, एक सुबह वाले बैच में, एक शाम वाले बैच में। तो हाउ डिड आई स्टार्ट, मतलब बस मेरा मूड किया कि पढ़ाना चाहिए मुझे अच्छा भी लगता है सब्जेक्ट, और अपना पढ़ा हुआ है अपने को समझ में आया था, तो अपन समझ के समझे थे तो अपन समझा सकते हैं, राइट? दैट्स द ओनली थॉट प्रोसेस दैट यू हैव इन योर माइंड। और मुझे लग रहा भी था कि बाजार में जो लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मेजर चंक ऑफ टीचर्स, खासकर जो स्पेशली फेस टू फेस पे पढ़ाते हैं, वो टीचर्स में तो कुछ है ही नहीं, राइट? एकदम ऐसा टाइम पास ही चल रहा है। तो हमने क्या करा, हमने ऐसा सोचा कि चलो अपन ये स्टार्ट करते हैं। जबकि मैं बीकॉम भी ले रहा था, बीकॉम में मैं टैक्सेशन पढ़ा रहा था, और आज भी मैं बोलता हूँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि टैक्स हैज बीन वन ऑफ माय फोर्टेज। मैंने बहुत अच्छा, मतलब टैक्स का प्रिपरेशन मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैं अगर टैक्स पे वीडियो भी डालता हूँ, कोई एडवाइस का वीडियो भी, तो वो इतने सारे लोग देख लेते हैं, राइट? ठीक है, और जरूरी नहीं है कि मेरा टेक्नोलॉजी का वीडियो सारे ही लोग उतना देखें, लेकिन टैक्स का वीडियो इतना बल्कि जाता है, हिट होता है, बल्कि और भी ज्यादा, राइट? एक्स्ट्रा हिट होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे में वो एबिलिटी तो है कि हम लोग टैक्सेशन पे अगर कुछ कंटेंट डालते तो डाल सकते थे, लेकिन मैं डालता नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो भी एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन है कि ये सब्जेक्ट पे काम किया हमने जहां पे हम लोगों को दिख रहा था कि बहुत जगह खाली है, और उस सब्जेक्ट को नहीं पकड़ा जहां पे बहुत लोग घुसे हुए थे, राइट? इसका नतीजा बताता हूं, अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट के लिए डीसा का एक मॉड्यूल मैं ऑथर कर रहा हूं, राइट? मतलब जो पढ़ाया जाएगा उनको कंटेंट, उनमें से एक मॉड्यूल किसके नाम से आएगा? मेरी ऑथरशिप में आएगा, राइट? आई एम जस्ट 26 years of age doing this, ठीक है? दिस वुड नॉट हैव बीन अचीवेबल इफ आई वाज नॉट डूइंग टेक्नोलॉजी एंड वर्क लाइक दिस, जिस पे नॉलेज कम है, राइट? बाकी जो मेरे साथ में लोग हैं, कोई आईआईटी से, कोई आईआईएम्स का प्रोफेसर है, कोई कौन है, लेकिन एक मॉड्यूल मैं लिख रहा हूँ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, क्लाउड, ब्लॉकचेन, ये सारी चीजें, ठीक है? तो वो वाला मॉड्यूल मुझे लिखना है। अब अल्टीमेटली क्या बोल रहा हूँ मैं, मॉड्यूल लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? लगता है बड़ा, ऑथरशिप बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ऑथरशिप बहुत बड़ी चीज होती नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल नॉलेज की ऑथरशिप है, ठीक है? फिक्शनल राइटिंग इज अ बिग थिंग, ठीक है? मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑथरशिप कोई बहुत बड़ी नहीं होती। मैं कंटेंट उठाऊंगा, अपने हिसाब से समझूंगा, समझा दूंगा, राइट? वही तो करता आ रहा हूँ अभी तक, टीचिंग में किया क्या है, और राइट? तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है ऑथरशिप। हाँ, किसी और के लिए हो सकती है, लेकिन एज अ साइन ऑफ टोकन या ऐसी चीज देखें तो आप समझोगे कि यार बहुत रिस्पेक्टफुल हो गया एकदम, ठीक है? क्योंकि पूरे में 8 मॉड्यूल है, जो पूरा डीसा पढ़ाया जाता है मेंबर्स को, उसका एक मॉड्यूल किसने लिखा है? मैंने लिखा है, राइट? जो अपकमिंग डीसा 3.0 आएगा। नाउ दिस कुड हैपन बिकॉज आई टुक सर्टेन स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, राइट? और सब डिसीजन मेकिंग ही गेम है सारा, हाँ या ना? मतलब आज जो आप कर रहे हो उस पर ही डिपेंड करता है व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। और अगर वो डिसीजन मेकिंग या डिसीजन मेकिंग का जोन या वो क्राइटेरिया अगर अपना सही नहीं जा रहा, तो अपन कहीं ना कहीं गलत स्टेप इन कर सकते हैं। और यही बात हो रही है पूरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेकर के। इसका मतलब मैं ये तो कह सकता हूँ कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोई किताब तो नहीं सिखा सकती, सही बात है? नो बुक कैन टीच यू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, पीपल आर राइट। काफी चीजें जो लोग कर रहे हैं। कल मैं अपने एक दोस्त से मिला, तो बड़े टाइम बाद आया था बैंगलोर से, बोले 3-4 साल बाद हम लोग मिल रहे थे, ठीक है? स्कूल टाइम फ्रेंड। तो बीच में कभी मिलना हुआ तो वही बात होती है दोस्तों की, कह रहे तेरा स्कूल में किसी से मिलना नहीं होता क्या, वो नहीं होता क्या? मैंने कहा नहीं होता, ठीक है? मैंने कहा कोई मीटिंग पॉइंट है नहीं और इतने लोग मिल नहीं पाते, नहीं टाइम होता, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो टाइम बचता है वो यूट्यूब पे चला जाता है, ठीक है? तो मैंने कहा टाइम होता ही नहीं है, और टाइम बचता है तो सोचते हैं कि यूट्यूबिंग कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो मैंने कहा टाइम नहीं बचता, क्योंकि फ्रीलांसर हो चुके तो काम सर पे ज्यादा ही होता है चल जाने के बाद, ठीक है? काम ज्यादा होता है, टाइम कम हो जाए, काम ज्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा काम बहुत है, वो टाइम नहीं मिलता। तो वो बोला कि अच्छा। तो उसने अभी अभी रिसेंटली अपनी एक फूड ट्रक कंपनी स्टार्ट की, सीए है वो, जॉब छोड़ दी, 4 साल जॉब करी, जॉब छोड़ के अब अपनी खुद की फूड ट्रक कंपनी स्टार्ट की है। तो वो लोग ट्रक्स चला रहे और मील बॉक्सेस वगैरह देते हैं जगह जगह जाकर के, और इस तरह से तो वो लोग उस पे काम कर रहे हैं, फूड डिलीवरी पे और फूड प्रिपरेशन पे, और वो लोग अच्छी क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। तो उसका काफी अच्छा, मतलब उसने स्टार्ट किया है, तो अभी तो पेन तो देख रहा है काम करते करते, लेकिन इज गोइंग गुड, क्वालिटी अच्छी है तो लोग तारीफ करते हैं, ठीक है? तो मैंने बोला कि अक्कल तुझे बड़ी लेट आई, और चल आई तो सही, राइट? मतलब जब हम लोग बिजनेस कर रहे थे, या हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था 2016 में, तो हमारे जितने भी कलीग्स थे वो ये बोलते थे कि क्या कर रहा है आप, राइट? यू कुड हैव डेफिनेटली फाउंड अ बेटर प्लेस फॉर योरसेल्फ, और आपको अच्छा जॉब मिल ही सकता था, ठीक है? इनफैक्ट मेरे पास तो ऑफर्स भी थे विच आई डिड नॉट टेक अप। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगों को उस टाइम ये लगता था, फिर हमने पहले साल में लॉस कर लिया, ठीक है? मेरा पहले साल का लॉस था 1.5 लाख रुपए का,
मतलब जेब से पैसा गया था, ठीक है। दूसरे साल में मैंने खाली ब्रेक इवन सा किया होगा, 50-60 हजार रुपए कमाए थे तो फॉरेन ट्रिप पे निकल गया था उससे भी, मतलब जीरो सेविंग्स 2 साल तक, ठीक है। तीसरे साल आई वॉज टीचिंग एट नेशनल लेवल, क्लियर। तो इसका मतलब कुछ तो काम हमने किया होगा जो सही जा रहा होगा। लोग तो बोल देंगे तुक्का, किस्मत। मैं नसीब में बहुत मानता हूँ, ये तो अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, राइट। मेरे बहुत अच्छे नसीब है कि मेरे बड़ा भाई मुझे मिला जो पहले से एजुकेशन में था, राइट। तो मेरे पास फॉल बैक होने का एक जगह थी कि अगर मैं थोड़ा सा फॉल बैक होता भी हूँ तो एटलीस्ट आई हैव अ सपोर्ट सिस्टम, एटलीस्ट आई हैव अ सेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एटलीस्ट आई हैव समथिंग व्हिच आई कैन स्टार्ट बैक विद। तो वो करेज देता है आपको कुछ करने के लिए, हाँ या ना। ये तो मार्क जकरबर्ग भी बोलता है कि अगर मेरे पास वो करेज नहीं होता, अगर मेरे पेरेंट्स वेल ऑफ नहीं होते, तो शायद हो सकता है मैं फेसबुक नहीं बना पाता, क्योंकि हार्वर्ड छोड़ने की हिम्मत थोड़ी ना होती मुझ में, राइट। तो ये बहुत चीजें डिपेंड करती है आपके सर्कमस्टांसेस पे भी। बट एज ऑफ नाउ मैं इतना मानता हूँ कि इस रूम में जितने भी लोग हैं वो इतना तो मानते हैं कि उनकी काफी हद तक देश में 70% जनता से अच्छी हालात है उनकी, ठीक है। तो आप लोग तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो इट्स ओनली अबाउट डिसीजंस, राइट। इट्स ओनली अबाउट गुड डिसीजंस नाउ, कि आप लोग कैसा डिसीजन लेते हो खुद के लिए, और वो खुद का भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट साथ साथ चल रहा है। तो उस टाइम पे जब हम कर रहे थे तो हमें भी नहीं पता चल रहा था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये होगा या नहीं होगा। बट व्हेन इट स्ट्रक और जब सही से चल पड़ा तो अच्छा हो गया, राइट। नाउ इट फील्स गुड यार कि अगर हम एक वीडियो डालते हैं और 1000 लोग देख ही लेते हैं, ठीक है, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 or 2 days, तो अच्छा लगता है कि यार एटलीस्ट इतनी व्यूअरशिप है कि आपको 1000 लोग फॉलो करते हैं कम से कम जेन्युइनली। एक होता है सब्सक्राइब कर रखा है, मुद्दे की चीज देखी तो देखेंगे, लेकिन एक होता है कि 1000 व्यूज तो रोज आ जाते हैं, ठीक है, जो भी वीडियो डालो उस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर थाउजेंड पीपल हु आर एटलीस्ट इंटरेस्टेड एवरी टाइम, डे इन एंड डे आउट। यस, तो ये अच्छा लगता है। इसका मतलब कल भी कुछ भी प्रोडक्ट निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सेल करना पड़े, तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। मेरे को मिल रहा है ना 1000 का एक्सपोजर, तो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यस, तो 1000 का अगर एक्सपोजर मिल रहा है तो मैं चीजें बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता फ्यूचर में। मतलब इज इट ओनली अबाउट एजुकेशन दैट आई कैन रन नाउ फ्रॉम नाउ ऑन, या फिर इट कैन बी मल्टीपल बिजनेसेस डिपेंडिंग अपॉन माय इन्वेस्टमेंट सेंसिबिलिटी। आपको क्या लग रहा है सचिन तेंदुलकर ने कमाना बंद कर दिया? हाँ? अभी ज्यादा कमा रहा है ना वो, क्रिकेट में इतना नहीं कमाया उसने जितना अब कमा रहा है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट का अर्निंग ज्यादा है या बाकी कामों का अर्निंग ज्यादा है? तभी तो छोड़ के बैठे राइट, तभी तो छोड़ रखा है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि लोगों में एक सेंटीमेंट भी क्रिएट हो रहा है, अरे माही नहीं दिख रहे भाई साहब, माही नहीं दिख रहे, है ना। आप समझो ये सेंटीमेंट कितना हेल्पफुल है, हाँ के ना। ये सेंटीमेंट भी काम करता है नहीं करता, यार महेंद्र सिंह धोनी दिख नहीं रहा, आप समझो, है ना। लोगों की एफिलिएशन बढ़ती है कि माही कब आएगा, राइट। ये सब बहुत स्ट्रैटेजिक है, अपने को ऊपरा ऊपरी लगता है। आप नहीं देखते वो मूवीज वगैरह आती है तो उससे पहले दिखाते हैं हीरो हीरोइन का अफेयर चल रहा है, ठीक है। व्हाट इज इट रिलेटेड टू क्रिएटिंग अ लाइमलाइट उस मूवी के इर्द गिर्द, दैट इज स्ट्रैटेजिक। अभी वो मूवी आई गली बॉय, तो गली बॉय के दौरान मैं ऐसा सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मूवी आई गली बॉय, नाम तो सुना होगा सभी ने, ठीक है। अभी तो इसको सबसे ज्यादा फिल्म फेयर इसने जीता है, हिस्ट्री क्रिएट की है 13 फिल्म फेयर जीत के। मैंने तो मूवी देखी नहीं, राइट, बट आई फॉलो देम, फॉलो दोस पीपल। डिवाइन को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, तो मैं उनके गाने वाने सुनता हूँ। अभी नया गाना भी आया गांधी बनी करके, है ना, वो भी सुना मैंने, अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। और एमीवे को भी मैं फॉलो करता हूँ। एमीवे को कौन कौन फॉलो करता है? एमीवे बनता है, ठीक है, अच्छा हाँ। तो मचाएंगे गाना, अभी मचाएंगे 2 भी आ गया, है ना। फिर से मचाएंगे, जो भी है ना। तो मचा दिए। एमीवे और रफ्तार के बीच में एक लड़ाई है, दिखाया ऐसा रैप बैटल फर्स्ट टाइम, अंडरग्राउंड रैप बैटल, अंडरग्राउंड ये सब, ठीक है। गली बॉय के आने से पहले ही क्यों चालू हुआ, ठीक है, गली बॉय के आने से पहले ही क्यों चालू हुआ, ठीक है ना। अंडरग्राउंड रैप क्या है, उस कल्चर पे शायद ये मूवी बनी है गली बॉय, जितना मुझे पता है। मैंने देखी नहीं है मूवी क्योंकि, तो मैं केवल प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक यू नो, है ना। तो उसमें भी रैप बैटल्स है, तो इंडिया में रैप बैटल तो दिखा ही नहीं कभी किसी को एज अ पब्लिकली। आपको दिखा रैप बैटल कभी? नहीं दिखा। तो हाउ वुड यू एसोसिएट टू अ फिल्म लाइक दैट गली बॉय? तो आपको नहीं लगता ये कुछ, मतलब मैं कह नहीं रहा कुछ, राइट, आपको नहीं लगता ये बहुत अच्छा प्लान हो सकता है ना। हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट मूवी गली बॉय? जोया अख्तर। तो आपको नहीं लगता कि जोया अख्तर, मतलब पता नहीं, ठीक है, देयर आर पॉसिबिलिटीज, यस और नो, यस और नो, कुछ कुछ हो सकता है, कुछ कुछ होता है, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज उससे पहले तो कोई हुआ नहीं, वो मूवी आई उसके बाद तक, मतलब उस तक ही स्ट्रेच की लड़ाई,
बाद में लड़ाई खत्म कर दी, दोनों ने बोल दिया कि अब हम और नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो रफ्तार और एमीवे समझ में आया क्या और पता नहीं क्या, पर हमको जो समझ में आया एक्चुअली वो सब रैप बैटल वगैरह देख के वो ये आया कि ये कुछ ना कुछ तो फंडा था, जितना मुझे समझ में आता है, ठीक है। लोग बोलते रहेंगे, लोग नहीं मानेंगे या जो भी कुछ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे पहले तो लोग नहीं जानते थे, ऐसा क्यों हुआ, इसी तरह का क्यों हुआ, और दो बाहर के लोगों के बीच में ही क्यों हुआ, फिर बाद में जानबूझ के डिवाइन का नाम लिया क्यों गया बीच में गानों में या इन चीजों में, डिवाइन और नेजी का नाम क्यों लिया गया। तो आप सोच रहे हो एक रैप वाला दूसरे का नाम क्यों लेगा या क्यों लिया जाएगा, जबकि लड़ाई किसी और से चल रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग अबाउट इट, आई डोंट नो, राइट, देयर इज समथिंग अबाउट इट, देयर इज समथिंग फिशी, बट सी दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं प्लान करके चीजें करना, एग्जीक्यूट करना। अब देखो मैं अगेन बोल रहा था कि कोई किताब अपने को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो नहीं सिखा सकती, बट मैं स्टिल कुछ इंस्टांसेस तो डिस्कस कर सकता हूँ। आपको पता है जैसे अपने यहाँ शैम्पू, अपने यहाँ शैम्पू, इंडिया तो ऐसा देश था जो कि मैं बता सकता हूँ कि जब शैम्पूज वगैरह आए तो अपना तो यहाँ कल्चर एकदम से क्रिएट नहीं होता, राइट। जैसे बिस्लेरी का पानी भी आया तो लोग उससे पहले हैंडपंप पे पी रहे थे पानी, ठीक है। हैंडपंप के जमाने में बिस्लेरी लॉन्च की किसी ने, तो स्मार्ट होगा बिस्लेरी लॉन्च करने वाला, हाँ या ना, स्मार्ट होगा ना, क्योंकि वो 10 साल आगे सोच के देख रहा है कि देखना आगे ये चाहिए होगा, लोगों को पानी की अहमियत समझ में आएगी और साफ पानी की अहमियत समझ में आएगी। इससे पहले कहाँ था, तो उस टाइम पे जब लॉन्च हो रही थी ये सब चीजें, या माउंट एवरेस्ट जो था ड्रिंकिंग वाटर वो लॉन्च किया था किसने, जिसका पार्ले एग्रो है, ठीक है। तो जिसने दुनिया को पार्ले जी खिला दिया उसने वो वाटर लॉन्च करा, पानी, मिनरल वाटर, मिनरल वाटर नहीं बोलूंगा, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बोलूंगा, दिस इज नॉट मिनरल वाटर। तो उसने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लॉन्च करा। अब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लॉन्च करा तो बड़ा सा सेमिनार लगाया उसने, तो सबको उसने ऐसे बोला कि देखना कि जैसे लोगों ने पार्ले जी खाया है वैसे ही लोग ऐसे ही बोतलों का पानी पिया करेंगे, हैंडपंप बंद हो जाएगा। तो लोग कहाँ मानेंगे यार, क्योंकि लोगों को ये थोड़ी दिख रहा है, हाँ या ना। अगर सबको एक जैसा दिखता तो सभी मालिक होते, सही बात है ना। आज हम बात करते हैं, जैसे मैं लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ कि खुद का काम करो, प्रैक्टिस या तो खुद की करो या खुद का बिजनेस कर लो, उसमें सोचो, तो वो क्या बोलते हैं मुझे कि सर आपका तो हो गया, जरूरी थोड़ी हमारा हो जाएगा, तब तू सोचेगा ही नहीं तो कैसे होगा, आया ना। ठीक है, मैं यश से मिलता हूँ, ठीक है, मेरा तो ये लगता है ना, हाँ खास खास भाई लगता है मेरा, ठीक है। तो यश से जब मैं मिलता हूँ तो मैं हमेशा यश से जब भी मेरी बात होती है तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप अपने बिजनेस में जाया करो, बोलता है नहीं बोलता, हमेशा बोलता हूँ कि घर का जो बिजनेस है उसमें थोड़ा सा हाथ पैर होना चाहिए, ठीक है, सो दैट यू नो ऑल दी नुआंसेस, और आपको उसको बढ़ाना है। सीए इज अ क्वालिफिकेशन, दैट इज फाइन, वो आप लो, अच्छा है, आपकी बेनिफिट के लिए अच्छा है, बट आप सोचो किसी के पिताजी ने एक बिजनेस बड़ा किया इसलिए कि उसका बच्चा जो है उसको और अच्छा कर सके, जिससे ऑलरेडी एक सेट ऑफ अर्निंग्स आ रही है, ठीक है, वहां तक बच्चा पहुंचने में बेमतलब अलग से टाइम लगाएगा और फिर सोचेगा मैं अपना कुछ और करूंगा। अरे भाई तू जोन में कुछ अच्छा कर ले, अगर इतना ही माइंड अप्लाई कर सकता है तो क्या उसको तुम मैनीफोल्ड एक्सपैंड नहीं कर सकते, इतना बड़ा सेटअप दिया तुम्हें। तो डिसीजन मेकिंग कई लोगों की करेक्ट नहीं होती, हाँ या ना, यस, इसलिए वो पीछे हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, स्टूडियस नहीं होते या मेहनती नहीं होते, लेकिन उनका डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होता, और सही समय पे सही तरीके का लिया हुआ डिसीजन ही रिजल्ट देता है फ्यूचर में, बाकी कुछ भी नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट ओनली एंड ओनली अबाउट डिसीजन मेकिंग, और आप जो सही डिसीजन ले लेते हो वो काम आपके लिए क्या रहा क्या नहीं रहा वो डिपेंड करता है, राइट। जैसे कि मैंने प्रोवाइस छोड़ा, ठीक है, या एल्डाइन छोड़ा, तो मेरे को बहुत लोगों ने पूछा क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, राइट। तो यार मुझे कुछ लगा होगा ना, मेरे कुछ फैमिली रीजन तो थे छोड़ने के, लेकिन मुझे कुछ लगा भी तो होगा कि यार मैं कुछ ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ, जहां तक मुझे लगता है कि अगर मैं उस उम्र में उस वहां पे पढ़ा रहा था और फिर मैंने उसको छोड़ दिया तो डेफिनेटली आई एम नॉट अ फूल कि चलो निकलो, ऐसा नहीं था। उसके पीछे कुछ ब्रेन की कैलकुलेशन तो होगी ना कि हाँ यार ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं इतना कमा रहा हूँ और अब मैं खुद से कर रहा हूँ तो मैं ऐसा कर रहा हूँ और ऑलरेडी इतना हो रहा है, तो दिख रहा है तो समझ में आ रहा है ना, पैरामीटर समझ में आ रहे हैं चीजों के, राइट। सो दैट इज हाउ आई इनिशिएटेड, अरे मेरे को समझ में आ रहा है मेरे कैसा चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो हर कोई जना जो काम कर रहा है उसमें डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं खुद बोलता हूँ कि अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेता तो आज मैं उतना अच्छा नहीं होता, राइट। आई हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइड माय इनकम बाय 4x, ठीक है, इतने टाइम में, राइट, जब से उसको छोड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि हम लोगों ने वो मेहनत की,
और हम आगे निकल गए, ठीक है। अदरवाइज नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां पे स्कोप लिमिट हो जाता, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी अंडर समवन, और उसमें एक्सपेंशन नहीं हो सकता, बहुत बियॉन्ड लिमिट नहीं हो सकता। हाँ, देयर इज गुड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, बट बियॉन्ड लिमिट एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, सिंपल बात है, राइट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने वाला अगर खुद के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डिसीजन नहीं ले सकता तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट ऐसा है जो अप्लाई भी मैंने बहुत किया है, सिर्फ पढ़ाया पढ़ाया नहीं है, पर अप्लाई भी बहुत किया है, तो अप्लाई करने वाली बात है, तो ये सब्जेक्ट एप्लीकेशन मांगता है, क्लियर। जैसे मैं पूछा था पहले भी शायद कभी क्लास में कि कितने लोगों का खुद का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है अभी, कितने लोगों का है? स्टॉक में भी है, बहुत अच्छी बात है। स्टॉक में किस किस का है? आपका था, तन्मय का था, बिल्कुल था। बाकी लोग नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? जबकि 500 600 रुपए 1000 रुपए तो हर किसी को बच रहे महीने के, बच ही रहे होंगे, इतना तो बचा ही लेते हो आप लोग, पॉकेट मनी भी मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो 500 600 1000 रुपए तो आप बचा ही लेते हो। तो लेकिन इन्वेस्टमेंट करोगे कब, राइट। तो इन्वेस्टमेंट वॉरेन बफेट ने 13 साल में इन्वेस्ट करना चालू करा था, ठीक है, तब जाके वो बिलियनर बन गए 56 की एज में, 56 की एज में, राइट। नाउ इफ यू डोंट स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज ऑफ नाउ, डोंट यू थिंक यू आर गोइंग टू बी वीकर एंड वीकर एंड वीकर इन फ्यूचर? मतलब आप सोचो, कल को तन्मय का इन्वेस्टमेंट पता चलता है हम लोगों को कि तन्मय का इन्वेस्टमेंट जो है वही 3 करोड़ का हो गया, तो तन्मय ने, इसका मतलब आप समझना नहीं, दिस इज पॉसिबल, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ता है, राइट। मान लो इनको पता चला कि 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इसमें आपका सीए का ज्ञान का काम आया, डिग्री का काम आई, इट वॉज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड टू स्टार्ट अर्ली, हाँ या ना? यस, इतना समझ में आ रहा है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है, दिमाग तक जा रही है? तो ये सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजंस है। अब अगर बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस भी अपने लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजंस ले रहा है या नहीं ले रहा? तो बिजनेस में अब हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े लेवल पे, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात होती है ना, तो जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचना है, ठीक है। मतलब हम जब पूरा डिस्कशन करेंगे तो हम ऐसी कंपनी की बात करेंगे, कैसी कंपनी की बात करेंगे, जो बहुत ही बड़ी है, लार्ज स्केल पे काम कर रही है, क्योंकि हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन हम सबसे बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कौन सी कंपनीज के बारे में बात करेंगे? जो लार्ज स्केल पे बात करें, तो छोटी छोटी बात मत करना कि मैं होता तो मैं ऐसे करता ना, हमको हमेशा कौन सा पर्सपेक्टिव रखना है? लार्ज स्केल, मतलब ऐसी एंटिटीज जिनके पास में एक नहीं मल्टीपल बिजनेस है, मल्टीपल डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस है। देखो कंपनीज एक्सपैंड कैसे होती है मैं समझाता हूँ। से फॉर एग्जांपल करंटली आई एम इनटू एजुकेशन, तो मैं एजुकेशन को फुल पोटेंशियल तक एक्सप्लोर करूंगा जितना कर सकता हूँ, हाँ या ना? यस, जैसे ही मैं फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर कर लूंगा, और अगर मुझे लगता है कि मेरे पास उम्र है और समय है, और मेरे को दिख रहा है कि यार अब एजुकेशन तो पूरा एक्सप्लोर हो चुका, मेरे पास में इससे ज्यादा एक्सपैंड करने की जगह नहीं है, तो व्हाट विल आई डू? आई विल चेंज टू सम, मतलब आई विल ऐड वन मोर बिजनेस टू इट, हाँ या ना? अगर मेरे पास समय है, मेरे पास वक्त है, और मेरे पास पैसा भी है, और मुझे दिख रहा है यार और कहीं तो कुछ हो नहीं रहा, मतलब एजुकेशन को और नहीं फैला सकते, तो मैं कहाँ जाऊंगा? कोई और धंधा चालू करूंगा। तो ऐसे ही जो मल्टी बिजनेस एंटिटीज है, कहीं ना कहीं वो एक चीज को करते करते सैचुरेट हुई है, तब जाकर के उसने और कुछ स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कितने बिजनेसेस हैं? अच्छा, 100 प्लस बोल सकते हो, या 100 के तो नीचे होंगे? 100 प्लस, 100 प्लस, ठीक है। रिलायंस इज इनटू 100 प्लस बिजनेसेस। आपको, अब प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक बैन की बात होती है। प्लास्टिक आता कहां से है? प्लास्टिक का जो मॉलिक्यूल होता है ना, जो प्लास्टिक बनता है, उसके मॉलिक्यूल बनाने की मशीनरी किसके पास है? इंडिया के अंदर रिलायंस के पास है, समझे? तो टपरवेयर का प्रोडक्ट नहीं बना सकता अनलेस एंड अनटिल रिलायंस से प्लास्टिक आए, प्लास्टिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जितने भी लोग प्लास्टिक बना रहे हैं, लोग प्लास्टिक बैन, मैं हंसता हूँ, प्लास्टिक बैन कैसे कर दोगे? अंबानी का धंधा बंद करोगे तुम? तुम्हारी ये मजाक? हाँ, ये सब टेम्पररी गेम्स है। पॉलिथीन बैग बैन करने से प्लास्टिक बैन हो जाता है क्या? आप मुझे बताओ, मैंने ये पहन रखा है, प्लास्टिक है या नहीं? हाँ, फाइबर प्लास्टिक, आजकल फाइबर प्लास्टिक का लेंस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो कहां से प्लास्टिक बैन हो गया? प्लास्टिक बैन करने का मतलब होगा क्या? पॉलिथीन बैग बैन करना? हाँ, नहीं, ठीक है। तो बहुत बहुत छोटी बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो स्मार्ट मूव्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट स्मार्ट मूव्स। लेकिन हम जब बात करेंगे, हम जब पढ़ाई करेंगे, तो हम लोग छोटी एंटिटीज की बात करेंगे कि बड़ी बड़ी एंटिटीज की बात करेंगे? बड़ी बड़ी एंटिटीज। लेट्स टॉक अबाउट सम गुड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। आपको भी पता है कि बजाज पहले जब स्कूटर चलाता था तो चेतक स्कूटर चलता था, ठीक है, लोग दहेज में लेते थे चेतक,
पुराने लोग जब शादी होती थी, ठीक है, और वो ब्लैक में बिकता था, मतलब डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, ठीक है, तो ब्लैक में बिकता था, मतलब 7, 8, 10 हजार रुपए लोग ज्यादा देने को रेडी भी थे, कह रहे यार चेतक दिला दे एक, तू बुक करा ले, जिसके नाम पे बुकिंग अलॉट हो गई, वो फिर क्या करता था, उसको ब्लैक में निकालता था, बुकिंग बेचता था वो, ठीक है ना, इस तरह से काम होता था। तो चेतक मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उस जमाने से हम कौन से जमाने में आ चुके हैं, समझ रहे हो ना। बजाज में 1990s के, मतलब 2000 अर्ली 2000 की बात करें तो 1998 1997 इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, इन ईयर्स के दौरान इनके जो बजाज के जो मालिक थे, ठीक है ना, उनके बेटे भी बिजनेस में आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे टू व्हीलर बाइक सेगमेंट में जाना है, तो पिताजी ने बहुत मना करा कि नहीं 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 नहीं, बाइक चलाने का काम नहीं, अपना चेतक इतना अच्छा चल तो रहा है, और क्या सेल है, सब बढ़िया चल रहा है, तुमको क्या दिक्कत आ गई, तुमको बाइक चलाना है, बाइक करना है, क्यों करना है बाइक, बाइक तो बेकार है, कोई काम ही नहीं आएगी बाइक। और अगर उस टाइम पे वो बाइक लॉन्च नहीं करता तो क्या होता पल्सर आज, पल्सर होती नहीं, पल्सर बाइक नहीं होती, बजाज होता है क्या कहीं, बजाज मैप पे होता है क्या, बिजनेस मैप पे बजाज होता है कहीं, हो ही नहीं सकता था। बजाज आज डाइवर्सिफाई कर पा रहा है, इलेक्ट्रिकल्स वगैरह में जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज उसका जो टू व्हीलर सेगमेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है ना। बजाज ऑटोमोबाइल्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बजाज ने उसके बाद केटीएम में स्टेक्स एक्वायर कर लिए, कितनी जगह पे कुछ एक्विजिशंस कर लिए बजाज ने, तो बजाज अच्छा चल रहा है, जस्ट बिकॉज व्हाट, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन, राइट, बाप बेटे की लड़ाई में जो बेटे ने ले लिया, अदरवाइज क्या होता पिटाई। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी की बात करो, ठीक है, दोनों एकदम उल्टा ट्रैक, क्योंकि मुकेश अंबानी क्या है, हर बिजनेस का प्लान बनाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, फिर पैसा उठाएंगे। अनिल अंबानी पहले पैसा मंगाएगा, पैसा पैसा कहां से आ रहा है, फिर सोचेंगे बिजनेस करना क्या है, ऐसे हुआ है। आपको पता है जब इनके बीच में स्प्लिट हुआ तो अनिल के पास सब कुछ अच्छी चीजें थी, ठीक है, जिससे वो बहुत बढ़िया कर सकते थे, और इन्होंने जिद्दी भी कुछ ज्यादा करी थी ये सब लेने के लिए, ठीक है, और अंत क्या निकला, ठीक है। और उस टाइम पे टेलीकॉम सेक्टर मुकेश अंबानी बोल रहे थे कि मैं चाहता हूं मैं टेलीकॉम सेक्टर चलाऊं, ठीक है, बाकी चलो ठीक है अनिल लेके जा रहा है ये सब ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि टेलीकॉम सेक्टर लेके चलाऊं, तो वो नहीं माने, तो उन्होंने दे दिया, ठीक है तू चला ले, राइट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जियो, राइट, तो दिस हैज टू से दैट अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हैज टेकन प्लेस। आप जब देखते हो कि अपने यहाँ तो जैसे नहीं है ये सिस्टम, बड़ी सिटीज में बात करें तो गैस पाइपलाइन, ठीक है, क्योंकि 45 स्टोरी की बिल्डिंग है, सिलेंडर लेना ड्रॉप करना माइट भी सो हर जगह सीढ़ियां ही हो, मतलब जरूरी नहीं है हर जगह आपके पास में लिफ्ट का ऑप्शन हो, चलो 45 फ्लोर की बात हटाओ, 4 फ्लोर पे आते हैं, जरूरी है लिफ्ट हो, नहीं। तो आपको लगता है सिलेंडर डिलीवरी अपने आप में एक वायबल ऑप्शन रहेगा, और फिर उसको निकालना वापस हटाना ये सब करना, जबकि कितनी बेसिक नीड है। तो गैस पाइपलाइन के बारे में, अगर आज गैस पाइपलाइन से गैस मिल रहा है तो इसका मतलब वो पाइपलाइन के बारे में सोचा तो किसी ने 15 साल पहले होगा, क्योंकि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, अंडरग्राउंड पूरी पाइपिंग होगी, पाइपलाइन जाएगी, जगह जगह तक पहुंचेगी, ठीक है, और फिर जाकर के वो सीधे नॉब खोलेगा, उसका बिल आएगा। अब आप सोच के देखो, ये तो बहुत बड़ा एफर्ट है, हाँ के ना, यस। तो अगर हम लोग ऐसा सोच के देखें तो अपने को कितना मतलब समझ में आती है बात कि यार ये तो कोई छोटी बात कर ही नहीं रहा है किसी भी तौर पे, ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है, मतलब लाइक नाउ पीपल आर वेज अहेड, और उन्होंने कितना पहले ये सब सोचा होगा कि ये सब होगा, जिसने बिस्लेरी दिया उसने बिस्लेरी के बारे में कितना सोचा होगा पहले से कि ये सब होगा, राइट, या पानी ऐसे पिया करेंगे लोग, ठीक बात है या नहीं है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और हम जब बात करेंगे तो हम ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा हाईली एक्सपेंडेड है, दैट्स हाउ वी विल डिसाइड। मैं सबसे पहले जो आपको पोर्शंस पढ़ाऊंगा दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट वंस, मतलब अगले 4-5 दिन में जो भी डिस्कशन होगा दैट वुड बी द मोस्ट डिफिकल्ट डिस्कशन, और वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर आप सिर्फ ब्रेन अप्लाई करोगे तो। अगर आपने कुछ ज्यादा होशियारी कर ली कि नहीं नहीं मैं तो ब्रेन अप्लाई नहीं कर रहा, मैं अपना अपना कुछ और ही अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, घुटना अप्लाई कर रहा हूँ, तो दिक्कत होगी, राइट। सिर्फ ब्रेन अप्लाई करना है, बुक पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, बुक अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो बुक हाल फिलहाल तो हम बंद रख रहे हैं, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब हम लोग कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं, एक वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस की। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझते हो वैसे,
डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझते हो? अलग अलग इंडस्ट्रीज है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, वो भी एक मॉड्यूलर डिजाइन नाम की भी चीज बताई थी मैंने आपको, ठीक है। वैसे डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफाइड काम करने का मतलब क्या होता है, अलग अलग जगहों पे मल्टीपल, जैसे मान लो मैं मल्टीपल चीजें करता हूँ, मैं ट्रेनिंग लेक्चर्स भी देता हूँ, ठीक है, मैं इंटरव्यू ट्रेनिंग भी कराता हूँ, राइट, मैं मोटिवेशनल लेक्चर भी देने जाता हूँ कहीं, जहाँ जहाँ पे बुलाया मुझे, जिधर भी, ठीक है, मैं डीसा ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, मैं इधर से पढ़ा भी रहा हूँ, मतलब नॉलेज इंपार्ट भी कर रहा हूँ, यूट्यूबिंग भी कर रहा हूँ। यूट्यूबिंग इज अ डिफरेंट थिंग, राइट, इट्स नॉट रिलेटेड टू कंप्लीटली रिलेटेड टू टीचिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, मेरा खुद का जितना अपने नॉलेज बेसिस पे कर सकते हैं, छोटा मोटा डाइवर्सिफिकेशन, मच ऑफ काइंड ऑफ अ रिलेटेड नेचर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, क्या एक दूसरे से रिलेट करती है यार, लेकिन है तो डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि एक ही काम में इन्वॉल्व थोड़ी ना। अब बिजनेसेस जो एक बिजनेस में इन्वॉल्व ना होकर मल्टीपल बिजनेसेस में है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ डाइवर्सिफाइड? डाइवर्सिफाइड बिजनेस मतलब एक बिजनेस नहीं होकर के अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग जगहों पे काम करना, तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज अ डाइवर्सिफिकेशन। यस, हम लोग ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेसेस की चर्चा करना चाहते हैं जिनके नीचे बहुत सारे सब बिजनेसेस चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग मैनेजमेंट वहां उस लेवल पे सीखना चाहते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में? अच्छा, मैं अब आपसे कुछ बिजनेस एक्सपेंशन के थ्योरी की बात करता हूं, आप थोड़ा सा मेरे को समझाना, आप खुद भी जस्टिफाई करोगे इस बात को कि हाँ ऐसा ही होता होगा, ठीक है ना। तो हम लोग केवल जस्टिफिकेशन लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आपसे बोलूं अगर कि कोई भी बिजनेस जो शुरुआत होता होगा, शुरुआत में उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता होगा, मैं ऐसा कह सकता हूं उसका स्ट्रक्चर रहता होगा सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर मतलब क्या, एक काम एक जगह, दैट्स इट। शुरुआत में क्या होता है, एक काम कर रहे होते हो और एक ही जना होता है, यू आर द ओनली वन डूइंग होल एंड सोल एवरीथिंग, हाँ या ना? यस, तो इसका मतलब यू हैव वन बिजनेस, और मैं ऐसा कह सकता हूं वन प्रोपराइटर, और हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके नीचे कौन होंगे, वर्कर्स। बड़ा फ्लेक्सिबल सा है, इसमें अपने हिसाब से डिसीजन लो, डिसीजन भी क्विक हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग वुड बी वेरी क्विक, क्योंकि आप ही सोच रहे हो, आप ही अप्लाई कर रहे हो, तो यू कैन मूव रैपिडली, फाइन। ओवर टाइम क्या होगा, ये धंधा फैलेगा, फैलेगा तो अलग अलग जगह रीच करेगा, अलग अलग जगह रीच करेगा तो आप अपने फंक्शंस डिवाइड करोगे, काम तो अभी भी वही कर रहे हो, तो आप कौन से स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो जाओगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर। मतलब अगर मैंने मान लो टीचिंग चालू की और मैं पूरे इंडिया लेवल तक पहुंच चुका, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केटिंग वाले लोग हायर कर लूंगा या टाइप्स कर लूंगा, ठीक है, मैं फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए अपने कुछ टाइप्स कर लूंगा, मैं कुछ सॉफ्टवेयर वालों से टाइप कर लूंगा कि यार क्लासेस ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, जो कि मैं कर रहा हूँ अभी। तो करंटली हम लोग कौन से स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर पे, हाँ या ना, क्योंकि हमारा काम तो अभी भी किससे रिलेटेड है, कोर टीचिंग से रिलेटेड, लेकिन हम लोग अलग अलग पोर्टल्स पे, अलग अलग जगहों पे जाकर के अपने फंक्शंस क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, एक तरीके से छोटा मोटा आउटसोर्सिंग है, तो कुछ कुछ फंक्शनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने खुद ने डेवलप करवा रखा है, ठीक है। जैसे नीरज सर अभी काम कर रहे हैं, तो नीरज सर अभी सिंपल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर के बीच में ही काम कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से काम चल रहा है हम लोगों का, मतलब अभी हम लोग इधर है। अब इसके आगे कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, इसके आगे हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर, पढ़ा है आप लोगों ने ये सब, आई थिंक एवरीबडी हैज स्टडीड, ठीक है, कि बिजनेस में अगला स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि अब आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम होने लगी होगी, क्यों, क्योंकि नहीं, फंक्शनल स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि हमें नए बिजनेसेस में जाना है, नए बिजनेसेस में जाना है तो हमें नए एक्सपर्ट्स चाहिए। तो देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, देयर इज वन सुपीरियर जो कि आप हो, और नीचे क्या होते हैं, इसी के साथ में क्या होते हैं, सारे छोटे मोटे, मैं कहूंगा साथ के लोग ही हो जाते हैं, और कोई फाइनेंस मैनेज कर रहा है, कोई प्रोडक्शन मैनेज कर रहा है, कोई क्या मैनेज कर रहा है, कोई क्या मैनेज कर रहा है, दैट्स हाउ यू डू। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर मेन जो है वो बिजनेस तो रहेगी, मतलब मैं तो हुई, राइट, अब मैं बन जाऊंगा क्या, सीईओ, और मेरे साथ में ये जो लोग थे फंक्शनल वाले, ये क्या बन जाएंगे, ये सीएफओ, इस तरह के लोग बन जाएंगे, ठीक है। तो सीईओ, या फिर मैं ऐसे यहाँ पे कह सकता हूँ चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, राइट, इस तरह के साथ में हो जाएंगे। तो ये लोग जो है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर बना रहे थे, अब एक्चुअल में ये तो क्या हो जाएंगे, टॉप लेवल पे आ जाएंगे, और नीचे क्या करना पड़ेगा, इनके नीचे चलेंगे अलग अलग बिजनेसेस, ठीक है ना, उनके कौन मैनेजर होंगे, डिविजनल मैनेजर्स, उनको क्या बोलेंगे, बिजनेस लेवल मैनेजर्स, उनको क्या बोलेंगे, बिजनेस लेवल मैनेजर्स, ठीक है ना। और ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। अब बना है कॉर्पोरेट, ठीक है, वरना डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते आप। फंक्शनल स्ट्रक्चर जब तक चल रहा था, तब तक असली में बोलते ना उस बिजनेस को बिजनेस नहीं बोलते,
ठीक है, वो अभी भी किस लेवल पे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाले लेवल पे, तो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो हम लोग जब डिविजनल स्ट्रक्चर चालू होता है तब जाके तो हमारा मैनेजमेंट इतना डिवाइड होता है कि हम लोग बात कर सके। अच्छा, मान लो ये बिजनेस है, कोई एंटिटी का नाम ले लेते हैं रिलायंस। रिलायंस का बिजनेस है, तो मान लो ये है रिलायंस का टेलीकॉम। तो टेलीकॉम अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मतलब बेचारे कुछ लोग तो टेलीकॉम ही कर रहे हैं और कितना बड़े हैं, हाँ या ना? तो रिलायंस बोल रहे हैं मेरे तो एक छोटा सा टेलीकॉम भी है, राइट? तो टेलीकॉम को एक अलग मैनेजर चाहिए कि नहीं चाहिए? रिलायंस में मुकेश अंबानी क्या सब कुछ देखेगा? तो ये अगर मुकेश अंबानी है तो यहाँ पे अलग मैनेजर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मुकेश अंबानी का कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, उसके साथ कॉर्पोरेट लेवल और भी मैनेजर्स बैठते होंगे, एक टेबल पे बैठते होंगे सब लोग। उसके नीचे जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनकी बिजनेस लेवल मैनेजर्स होंगे। क्या बिजनेस लेवल मैनेजर छोटा आदमी है? भारी आदमी है, ये भी भारी आदमी है, होगी इसकी 70-80 लाख रुपए सैलरी होगी, ठीक है? ये कोई छोटा आदमी नहीं है, क्योंकि पूरा टेलीकॉम, जियो का टेलीकॉम हेड ऑल ओवर इंडिया, छोटा आदमी होगा क्या? बोले यही टाइम पास कर रहा था मैं तो, हाँ बड़ा ही होगा ना, राइट? हालांकि अभी तो जियो को जो चेयर करते हैं खुद अंबानी चेयर कर रहे हैं, मुकेश अंबानी खुद ही देख रहे हैं, ठीक है? तो वो एक अलग सा स्ट्रक्चर है, वो बाद में समझाऊंगा। बट अदरवाइज अगर मैं बोलूं तो जितने भी मल्टीपल बिजनेसेस हैं, ठीक है? और बताओ रिलायंस कौन से सेक्टर में? पेट्रोल, पेट्रोलियम, और किसी सेक्टर में? क्लोथिंग सेक्टर में, ठीक है? इनफैक्ट रिलायंस डिजिटल एक्सप्रेस भी है, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी में भी है, ठीक है? रिलायंस एजुकेशन में भी आएगा, जाएगा थोड़ी ना, आएगा। अमेजॉन आ रहा है एजुकेशन पे, आपको पता है? हाँ, अमेजॉन इज ब्रिंगिंग इट्स एजुकेशन पोर्टल इन इंडिया, राइट? आज चुका, मतलब समझो आज चुका है, नीचे काम चल रहा है, ठीक है ना? हाँ, अंडर डेवलपमेंट है, राइट? और पेटीएम भी आ चुका है, राइट, इनटू एजुकेशन। सबको एजुकेशन इंडस्ट्री अब अच्छी लग रही है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो मेन कोर बिजनेसेस थे वो तो चल ही नहीं रहे ढंग से, अभी जो मार्केट सीन है, तो सब एजुकेशन में जम मार रहे हैं, ठीक है? सब एजुकेशन में जम मार रहे हैं। हम लोग भी जैसे, अब देखो ना, मैं अन अकेडमी पे भी लेक्चर लेता हूँ, तो अन अकेडमी पे हम लेक्चर क्यों ले रहे हैं? ऐसा नहीं कि अन अकेडमी पे मैं काम नहीं करूंगा तो मैं उस घंटे को और कहीं इन्वेस्ट करके मैं अच्छा काम नहीं कर सकता। अन अकेडमी पे हम लेक्चर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको ये लग रहा है कि यार और भी लोग हैं जो हमें देख रहे हैं इसके थ्रू, क्योंकि अगर मैं एक ऑनलाइन पोर्टल पे हूँ, एक रेप्यूटेड ऑनलाइन पोर्टल पे हूँ, तो ऑल अदर पीपल आर आल्सो वाचिंग, सो इट्स ऑलवेज गुड टू बी देयर, बिकॉज यू नेवर नो। यूट्यूब अभी एजुकेशन में आ रहा है, तो अगर यूट्यूब एजुकेशन का पोर्टल खोलेगा तो डेफिनेटली उसके पास में तो जेनेरिक व्यूअरशिप बहुत अच्छी खासी है, तो हम लोग यूट्यूब पे अच्छा काम करें हमारे लिए जरूरी है ना। और हम लोग ऐसे पोर्टल्स पे अच्छा काम करें जो यूट्यूब के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स बनेंगे, वो भी जरूरी है, तभी तो यूट्यूब बुलाएगा। अरे हाँ या ना? ऐसे ही तो आइडेंटिफिकेशन होता है, राइट? तो ये सब डिसीजंस हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। अच्छा, देन अगर मैं और बताऊं तो और भी सेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है? रिलायंस इज इनटू आल्सो इनटू पेपर, रिलायंस इज आल्सो इनटू एग्रीकल्चर, रिलायंस फ्रेश चलता है, ठीक है? रिलायंस इज आल्सो इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना? ई कॉमर्स में है, बिग सिनेमास, ठीक है? बिग सिनेमास किसका है? रिलायंस का है। रिलायंस का प्रोडक्शन हाउस है, मतलब मूवी प्रोडक्शन हाउस। रिलायंस वाले बोलते हैं कि क्या है, मतलब अपने खुद ही ले आते हैं, बोलना क्या चाहिए, ठीक है? जैसे अभी वो हेमलेस ले लिया इन्होंने, हेमलेस एक्वायर कर ली, ठीक है, टॉय कंपनी। हाँ, मतलब उसके लिए तो मीम भी बन के आया था कि हाँ वो अपने बेटे को बता रहे हैं कि उनको बच्चा चाहिए, किस तरीके से संदेश दे रहे हैं हेमलेस खरीद के, ठीक है? हाँ, आकाश अंबानी को, ठीक है? बोले मुकेश अंबानी के अपने तरीके हैं बताने के, कन्वे करने के। खैर, जो भी है, इसका मतलब रिलायंस लग रहा है ना, है काफी बिजनेसेस में है, तो ऐसा भी होने लगेगा। जब ये सिचुएशन बनती है तो देखो, शुरुआत में तो इतने सारे डिविजन्स नहीं बनते, 2-3 डिवीजन बनते हैं, तो उन 2-3 डिवीजन पे कंट्रोल आप ऊपर से लगा सकते हो, बोलो हाँ या ना? लगा सकते हो। लेकिन ओवर टाइम क्या होगा, आप जब डिविजन्स और बढ़ने लगेंगे, एक्सपेंशन और होगा, तो आपको इनको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, ठीक बात है? अच्छा, इस टेलीकॉम के नीचे टेलीकॉम का फाइनेंस मैनेजर होगा, ठीक है? अब तो आप एफएमबी काफी हद तक पढ़ चुके हो, तो आप ये भी जानते हो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री एज कंपेयर टू पेट्रोलियम, एज कंपेयर टू क्लोथिंग वुड बी डिफरेंट। मतलब दैट मींस दैट यू रिक्वायर डिफरेंट फाइनेंशियल मैनेजर्स, सेम गोज विद मार्केटिंग मैनेजर्स, सेम गोज विद प्रोडक्शन मैनेजर।
हाँ या ना? यस, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शनल हायरार्की अलग होगी। तो जब डिविजनल स्ट्रक्चर बनता था तो आप लोग बीएसटी में ऐसा पढ़ते थे कि डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज होती थी, पर वो रट्टा ही मारते थे। अरे हाँ या ना? तो हो तो रही है डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज, ये वाला भी अपना पूरा मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पे भी पोस्ट डाली हुई है, तो डुप्लीकेशन हो रहा है नहीं हो रहा? एट द टॉप लेवल भी सीएफओ काम कर रहा है, फाइनेंस मैनेजमेंट चल रहा है, नीचे वाले लेवल पे भी फाइनेंस मैनेजमेंट चल रहा है ना? फिर यहाँ पे भी अलग से फाइनेंस मैनेजर चाहिए, तो चाहिए ही ना। आप कैसे मना कर सकते हो? पहले आप एक बिजनेस कर रहे थे तब भी तो आपने मैनेजर लगाए थे, जब आप ऊपर एक धंधा कर रहे थे तब भी तो आपने मैनेजर लगाए थे, है ना? कोई बोलेगा सर ये तो फिर बहुत खर्चा हो गया, तो खर्चा हो गया तो कमा नहीं रहा क्या? दिखना नहीं है इतना बड़ा बड़ा? अरे हाँ या ना? कई लोग बोलते हैं अरे खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। अरे इट हैज टू बी कॉस्टली, डिविजनल स्ट्रक्चर हैज टू बी कॉस्टली। अच्छा, शुरुआत में डिविजनल स्ट्रक्चर होगा तो कंट्रोल कहां रहेगा? इधर रहेगा। आगे जाकर के डिविजनल स्ट्रक्चर और बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? और बड़ा हो जाता है। तो और बड़ा जब हो जाता है तो और बड़ा डिविजनल स्ट्रक्चर होने के बाद वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? उसको हम बोलते हैं मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। अब नई बात होने लग गई जो शायद आप लोगों ने कभी बीएसटी वगैरह में नहीं पढ़ी, और बीएसटी में पढ़ी भी थी तो कौन सा इतना समझ में आ रही थी? ठीक है, पढ़ ली थी बस। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। तो मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर में अब हम लोगों ने क्या कर दिया? एक्सपेंशन कर दिया। क्लियर? और अब हमें ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी क्योंकि हम उन बिजनेसेस को संभाल नहीं पा रहे। अल्टीमेटली क्या रियलाइज होता है, अगर मेरे पास में मल्टी डिविजनल में 127 130 बिजनेस हो जाए तो फिर वो हैंडल होंगे क्या? बिल्कुल भी। और अगर मैं उनको ऑटोनोमस छोड़ दूं तो भी मुझे एक आध बार तो बिजनेस लेवल मैनेजर से मिलना पड़ेगा। रिलायंस के पास मान लो है 136 बिजनेसेस। कितना? अच्छा, साल में दिन कितने? 365। डिवाइड करो एक बिजनेस को, कितना दिन दे सकता है अगर मुकेश अंबानी को देना भी पड़ा तो? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? तो 2-2.5 दिन, मतलब एक दिन तो, जैसे मोदी जी के ऊपर भी बात होती है, वो बड़ी हैरानी की बात होती है। जैसे आप सोचो अभी चुनावी प्रचार मोदी जी इतना करते हैं हर जगह जाके, अगर आप देखो कि सारी रैली में मोदी जी प्रेजेंट है इंडिया में, जब भी हो जिधर भी बीजेपी की रैली है सब में मोदी कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप कैंपेनिंग का टाइम जोड़ो और ट्रैवल आगे पीछे करने का टाइम जोड़ो तो और कुछ तो किया ही नहीं है, हाँ है ना? स्पीच याद करते नहीं है। मैं आपको बता, जैसे हम भी पढ़ा रहे हैं, हमारा एक लेवल आ चुका, ठीक है, जहां पे हम बोले जा रहे हैं, उनको बुक देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर उनको उनके में ये भी टेंशन नहीं है। जैसे आप तो फिर भी समझदार लोग हो, मैं कुछ गलत बोलूंगा तो आप प्रॉम्प्ट कर सकते हो, वो तो पता है उनको भाषण भी कैसे लोगों के बीच में देना है। हाँ, सही बात है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वो सब गरीब बोल रहे हैं हाँ। अबे भाई तुम बन जाओगे क्या? राइट? चाय वाला जो शब्द है इसका कितना मिसयूज हो रहा है। प्लस दूसरा, आप देखो हम लोग जिस रिलीजन डिवाइड को जिसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, उसको हमने वापस हम 1947 वाली स्थिति क्यों क्रिएट कर रहे हैं? राइट? व्हाट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू कन्वे? आई एम नॉट एंटी मोदी, बट एटलीस्ट मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो बोलने का अधिकार रखता हूं, है ना? आप गलत थोड़ी कर सकते हो यार किसी के साथ भी, सही बात है ना? आपने ये कैसे बोल दिया कि जो मुस्लिम है वो एंटी नेशनल है, या जो उनका सपोर्ट कर रहा है वो एंटी नेशनल है? अरे गलत और सही की बात करो। सही चीज के लिए अगर कोई किसी का साथ दे रहा है तो वो सही है, और गलत के लिए दे रहा है तो गलत है, सिंपल, हाँ या ना? आप समझो, नीरव मोदी नाम सुना? कितना पैसा लेके भागा? 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ गया। 13,000 करोड़ जाने के बाद जब हम बात करते हैं कि 13,000 करोड़, आप एयरपोर्ट कितने लोगों ने फ्लाइट ट्रैवल किया है? सबने नहीं किया होता, मैंने नहीं किया था आपकी उम्र में, ठीक है? नहीं किया, ठीक है? मैंने भी नहीं किया था। मैंने शायद 22 की उम्र में शायद पहली फ्लाइट में मैं उड़ा, ठीक है? तो मैंने भी नहीं किया था। तो अच्छा, फ्लाइट ट्रैवल किया है तो फ्लाइट का चेकिंग तो देखा है आपने? इमिग्रेशन देखा है? इमिग्रेशन, अच्छा, जिसने फॉरेन ट्रैवल करा उसने इमिग्रेशन देखा होगा, ठीक है? इज इट इजी टू, लाइक आप उसको बाईपास कर सकते हो क्या? तो नीरव मोदी कैसे भाग गया? हाँ, नीरव मोदी कैसे भाग गया? नहीं, खुलासा हो चुका था, खुलासा हो चुका था, तो फरार कैसे हुए भाई? सोचने वाली बात है या नहीं? जब उस एयरपोर्ट पे, अच्छा आप बोलोगे चार्टर्ड प्लेन होगा शायद भाई का,
है ना। तो चार्टर्ड प्लेन भी होगा तो खड़ा कहाँ होता है चार्टर्ड प्लेन? एयरपोर्ट पे खड़ा होता है, पार्किंग लेनी पड़ती है उसकी, साल भर का खर्चा लगता है उसका, ठीक है, वो भी एक शौक है, राइट, है ना। हाँ, लेकिन चार्टर्ड प्लेन में क्या होते हैं, खड़े करवाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं होते कि हाँ चल भाई अपने घर से उड़ा के ले जाओ। ठीक है, हाँ, ये कोई गुलेल थोड़ी मार रहे हैं पेड़ पे, गिले खींचा जिसने जिसका ही मन करा, ऐसे नहीं होता। हाउ डिड दिस मैन रन? मैं आपको बताता हूँ क्यों। अंबानी है ना, अंबानी, अंबानी के मामा की बेटी यानी अंबानी की भांजी, ठीक है, वो वो किसी मोदी की वाइफ है, ठीक है, और उसका रियल भाई नीरव मोदी है, ठीक है। ये एनएम इज नरेंद्र मोदी नहीं, नीरव मोदी, ठीक है। ठीक है, सो ये जो है ये कौन है, नीरव मोदी। सो देयर इज एन अंबानी कनेक्शन देयर, राइट। ऐसे ही नहीं हो जाती कोई भी चीज। आपको क्या लग रहा है ऐसे ही उड़ गया, उड़ने दे दिया? हाँ, किसानों को तो तुमने मार दिया, 5 लाख का भी नहीं था तो लोन उनका, तो फिर हाँ, तुम 13,000 करोड़ नहीं ला पाओगे, तुम्हारा तुम इतना भी स्ट्रिक्ट चेक नहीं कर पाए, इज इट पॉसिबल? हाँ, और अंबानी कनेक्शन मैंने आपको दिखाया कि नहीं दिखाया इसमें से निकाल के, है ना अंबानी कनेक्शन, आप सर्च करना, मतलब एक चार्ट में एक्सप्लेन हो जाता है ये नीरव मोदी का स्कैम, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप चार्ट, ठीक है, उसके लिए कोई और रिक्वायरमेंट है थोड़ी ना, है ना। अब आप समझना मेरी बात, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये एम फॉर्म डिविजनल स्ट्रक्चर लगाया, कितना है 136, मतलब अभी उसको नीरव मोदी को भगाना भी है, इतना काम है अंबानी को। आपको लग रहा है 136 बिजनेस से या 136 बिजनेस मैनेजर से वो बात कर पाएगा? चलो तुम लगा लो एम फॉर्म डिविजनल स्ट्रक्चर, ऑटोनॉमी दे दो, साल भर में फाइनेंशियल कंट्रोल तो रखेगी कि नहीं रखेगा? सीएफओ सीईओ ये लोग मिलकर के फाइनेंशियल कंट्रोल तो रखेंगे और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तो करेंगे और कुछ तो ओवरऑल टारगेट्स देंगे या नहीं देंगे, और ये तो डिसाइड करेंगे कि बिजनेस चलाना है कि नहीं चलाना, करेंगे, उसके लिए भी इवैल्यूएशन चाहिए। तो क्या 136 बिजनेसेस के मैनेजर से मीटिंग करके सबका कंक्लूजन निकालना, इज इट पॉसिबल ऑन एन ईयरली बेसिस, जहां पे हर बिजनेस कम से कम 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस चल रहा हो? इज इट पॉसिबल? मतलब जहां पे इतना पैसा झोंका हुआ, नहीं ना। तो आपको नहीं लगता कुछ रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर सब चाहिए जो सबका ओवरव्यू रखे, फिर वो कंपोजिट रिपोर्ट दे और उनसे डिस्कशन और उनके थ्रू पॉलिसी इंप्लीमेंट कराया जाए, आया ना। अब ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है, या फिर अब जो अगला स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं मैं, वो होगा, मतलब जब सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने कहा कि जिस बिजनेस में पहले मतलब ऐसा करके इतने सारे डिविजन्स थे, क्या थे, डिविजन्स थे, तो पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, पहले हम लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये तो हुआ मेन ग्रुप, मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं, सीईओ एंड अदर ग्रुप मैनेजर्स, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? क्या मैं इनको बोल सकता हूं कि इनका एक और नाम भी रखा जा सकता है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स? इसके नीचे क्या आ गए, बिजनेस लेवल, और बेचारे एक के अंदर भी, इसके अंदर भी क्या क्या होगा, फाइनेंस भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा, मार्केटिंग भी होगा, ठीक है, सेल्स भी डालेंगे, राइट, एचआर भी होगा। तो ये सारी जो चीजें होंगी इनको क्या बोलेंगे, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। अच्छा, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आपको दो जगह पे दिखने चाहिए, एक जगह पे नहीं, यहां पे भी दिख रहे हैं, ये भी बोल सकता हूं, ये है ग्रुप फंक्शनल मैनेजर्स, आया ना। ये आपको दिख रहा है डिविजनल स्ट्रक्चर, या मैं कह दूं मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में केवल ऑटोनॉमी की बात थी, तो हम लोग बोलते हैं कि आपको मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। ऐसे बिजनेसेस के बारे में शायद आप लोगों को नॉलेज भी है, हम लोगों को पता भी चल रहा है, और आप लोग जानते भी हो इन चीजों को, आया ना, क्लियर। नेस्ले फूड एंड न्यूट्रिशन कंपनी है,
सबसे बड़ा गेम प्लेयर है नेस्ले। नेस्ले के बाद वर्ल्ड पे सेकंड नंबर पे कौन है? नेस्ले के बाद में पेप्सी। पेप्सिको, ठीक है। पेप्सिको इज ऑल्सो इनटू फूड एंड न्यूट्रिशन। पेप्सिको जो है उसका जो रेवेन्यू है वो नेस्ले से हाफ से कम है, एंड सेकंड है वो, ठीक है। नेस्ले के हाफ से कम है, तो फर्स्ट बाय डिस्टेंस, ठीक है ना, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं फर्स्ट बाय डिस्टेंस। फर्स्ट होना और सेकंड होने में भी सेकंड, अगर मान लो दो ही लोग रेस में भाग रहे हैं, बोला मैं फर्स्ट आया मैं सेकंड आया, तो सेकंड अचीवमेंट नहीं था, राइट। एनीवेज चलो, पेप्सी के साथ में तो बहुत कॉम्पिटिटर्स है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली ऐसा बोलूंगा, नेस्ले इज फर्स्ट बाय डिस्टेंस। नेस्ले के कुछ प्रोडक्ट्स, मैगी, कॉफी, मिल्क पाउडर, ठीक है, चॉकलेट, चॉकलेट, कॉफी, मिल्क पाउडर, आइस टी, और जूसेस भी आते हैं, हाँ, और नेस्ले का क्या आता है? नेस्ले का पानी आता है, आता है। फॉरेन जो जाते हैं उनको पता है, नेस्ले की बोतलें खरीदते हैं, पर पता है, वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। नेस्ले की वेंडिंग मशीन्स भी मिलती हैं, कॉफी मशीन्स नेस्ले की मिलती हैं, और स्टारबक्स की सप्लाई कॉफी की नेस्ले करता है, ठीक है। और क्या क्या कर लेते हैं नेस्ले? हाँ, लॉरियल नेस्ले का ब्रांड है, गार्नियर नेस्ले का ब्रांड है, ठीक है, राइट। डीजल कपड़े पहनते हो, नेस्ले का ब्रांड है। रैल्फ लॉरेन नेस्ले का ब्रांड है, ठीक है। अब आ रही है ना असली बात, है ना? हाँ, जब आपको पता है मैगी नूडल्स बैन हुए, तो नेस्ले की रिपोर्ट आई थी कि हमको जो हिट मिला है इंडिया में, रेवेन्यू हिट, सिर्फ मैगी बैन होने से, दैट इज 2%। हमको 2% का हिट मिला है, मतलब हमारे इतने प्रोडक्ट हैं भाई, ठीक है। सिर्फ एक प्रोडक्ट जो सिर्फ इंडिया के मार्केट में पूरी नेस्ले का 2%, सिर्फ इंडिया का 2%, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ा है 2%, तो भी बहुत बड़ा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम देखें कि कितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अभी आपने सोचा था लॉरियल नेस्ले का, सोचो कितना बुरा लग रहा है सुन के, ठीक है। और गार्नियर भी नेस्ले का है, क्योंकि गार्नियर इनडायरेक्टली किसने एक्वायर कर रखा है? लॉरियल ने, और लॉरियल की पेरेंट कंपनी कौन हो चुकी है? नेस्ले। और नेस्ले खुद का भी स्किन प्रोडक्ट चलाता है, ठीक है। मेरी वाइफ एक फेस वॉश यूज करती है, सेटाफिल। मैंने उस पर देखा, मैंने कहा पता नहीं कौन सी कंपनी बनाती होगी, ठीक है। मैंने कहा कौन सी जाहिल कंपनी इतने पैसे ले रही है, ठीक है। तो देखा नीचे डेवलप्ड बाय नेस्ले, राइट, है ना। तो बहुत महंगा फेस वॉश है, 450-500 रुपए फेस वॉश, इतना सा, क्या करते हैं लोग, ठीक है। और लगाने वाले लगाते क्यों है, ठीक है। पर खैर देखा मैंने, तो मैंने कहा यार ये किस चीज का है? नेस्ले का है। तो मैंने कहा छोड़ो, रख दो यार, अपन तो इसके बारे में पढ़ाते हैं, और नॉलेज ही मिली, ठीक है। नॉलेज इनहेंसमेंट हो गया, हाँ, इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। तो इसका मतलब नेस्ले इज वर्किंग ऑन अ वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इफ आई हैव टू से अबाउट इट, हाँ या ना। तो अब अगर नेस्ले इतना बड़ा काम कर रहा है, इतना भारी काम कर रहा है, तो नेस्ले के अब देखना कुछ चीजें, जैसे मैगी है, तो मैगी नूडल्स आता है, मैगी केचप आता है, मसाला आता है, मैगी मसाला भी आता है, मैजिक मसाला भी आता है। तो ये लोग कुछ कंबाइनिंग थ्योरी यूज करने लग गए, हालांकि हैं तो सारे अलग अलग बिजनेस। क्या केचप का नूडल से कोई लेना देना है? बल्कि नूडल में केचप डालना भी नहीं चाहिए आइडियली, है ना। लेकिन अपने डालते हैं, अपने लोग तो किसी भी चीज में केचप डालते हैं, लोग दाल में केचप डाल लेते हैं, टेस्ट नहीं मैच हो रहा, ठीक है। हाँ, मैंने देखे, ठीक है। आप ना ट्रू इटालियन पिज्जा कहीं खाने जाओ, तो अगर आप उससे केचप मांगोगे ना तो चिढ़ जाएगा वो, बोले केचप क्या, मैंने सॉस बना के लगाई तो है खुद की, देखो केचप चाहिए, राइट। ही विल बी लाइक, उसको ऐसा ऑफेंडेड फील होगा, इसका मतलब मेरी रेसिपी की तौहीन है, तूने केचप मांगा तो, राइट। और अपने क्या करते हैं, अपने पिज्जा से ज्यादा तो केचप कंज्यूम करते हैं, आया ना। यस, पहले पूरी लेयर बिछाते हैं केचप की, करके उसको। मतलब मैगी जो है, क्या मैं ऐसा बोलूं कि एक यूनिट है,
रादर देन कॉलिंग इट अ डिवीजन, इट इज अ यूनिट विच हैज विच जिसका जो प्रोडक्ट है उसका आपस में कुछ कुछ रिलेशन है, और उस यूनिट को एक मैनेजर दे सकते हैं। तो उस एक मैनेजर से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बीच में ऐसा बोलूं कि क्यों ना ऐसा करें कि इनमें से 4 बिजनेस ऐसे जिनका कुछ कुछ ताल्लुकात है, आपस में कुछ कुछ ताल्लुकात है, उनके साथ में अपन एक और मैनेजर जोड़ दें, तो अब जब कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो इसी मैनेजर से करना पड़ेगा, रादर देन कम्युनिकेटिंग विद 4 डिफरेंट मैनेजर्स ऑफ 4 बिजनेसेस, राइट। तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट मैनेजर। क्या? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट मैनेजर। अच्छा, वैसे कुछ रटने कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हम लोग तकलीफ को देख करके एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आया ना? तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट मैनेजर लगाना चाहिए। अभी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट नाम ऐसा कैसे पड़ गया? ऐसा बिजनेस यूनिट जिसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है उनको सिमिलर नेचर का स्ट्रैटेजी लगता हो, तो वो सेम स्ट्रैटेजिक ग्रुप का हिस्सा बन गए। जैसे नेस्ले का बारबन, किटकैट, वो सब अल्टीमेटली तो है तो प्रोडक्ट डिविजन्स, बिल्कुल, क्योंकि किटकैट एक अलग चीज है, बारबन एक अलग चीज है, उनकी रेसिपी भी मैच नहीं होती, लेकिन देयर आर सर्टेन कोरिलेशंस बिटवीन देम। यस और नो? यस। तो अगर नेस्ले मिल्की बार बना रहे हैं, बारबन बना रहे हैं, उसमें बना रहे हैं, तो चॉकलेट्स में काउंट कर ले। अब आप बोलो चॉकलेट को तो एक डिवीजन बना सकते हैं सर, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक कहते हो, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट वाइज नहीं जाए, बोले सिर्फ हमको तो एक ही डिवीजन बनाना है, चॉकलेट एक डिवीजन बन सकता है, बन सकता है। तो मैंने कहा चॉकलेट और बेवरेज में भी इंटरलिंकेज है या नहीं है? चॉकलेट और बेवरेजेस में इंटरलिंकेज है या नहीं है? तो एक डिवीजन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यस। डेयरी प्रोडक्ट का एक डिवीजन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? एक यूनिट बन सकता है कि नहीं बन सकता, जिसमें 4-5 और बिजनेसेस आ जाए, ठीक है। तो मान लो मैं ऐसा कर लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कौन आ गया? SBU1, SBU2। अब SBU1 की बात करते हैं। जैसे मान लो रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस फ्रेश एक SBU है, तो लेट्स कॉल इट SBU1। रिलायंस फ्रेश का अपना सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होगा या नहीं होगा, जो कि रिलायंस के दूसरे टाइप के SBU में नहीं होगा। रिलायंस फ्रेश के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है, रिलायंस का खुद का बनाया हुआ, एग्रीकल्चर रिलेटेड, इसलिए मैं उसको SBU का क्राइटेरिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां पे रिलायंस के खुद के ग्रेन्स भी मिलते हैं, दाल भी मिलते हैं, मसाले भी मिलते हैं, काफी सारी चीजें मिलती है। रिलायंस का प्रोडक्ट अंडर वन रूफ सेल किया जाता है, आया ना? तो रिलायंस का जो SBU1 है, उसको आशीर्वाद चक्की आटा, आशीर्वाद का जो एग्रीकल्चर का ग्रुप है, या फिर मैं करूं ITC का जो एग्रीकल्चर का ग्रुप है, वो कॉम्पीट करता है, लेकिन और लोग तो कॉम्पीट नहीं कर सकते। मतलब रिलायंस की कोई दूसरी चीज है, उसको सेम कंपनी कॉम्पीट कर रही होगी क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हर एक SBU के अपने डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो दूसरे SBU के नहीं होते। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? क्लियर? अच्छा, हो सकता है कि हमारे को तीसरा जो है यहाँ पे, जैसे मान लो, हो सकता है ये बिल्कुल अलग ही बिजनेस हो सकता है, नहीं हो सकता, और हो सकता है कि ये जो चौथा बिजनेस है ये भी बिल्कुल अलग बिजनेस हो। तो इंडिपेंडेंटली अगर हम बोले तो SBUs कितने हो गए? 4, ठीक है। लेकिन बिजनेस कवर्ड कितने हो गए? 5 + 4 + 2 कितना? 11 बिजनेस कवर हो गए। कितने लोगों के मैनेजमेंट से? 4 लोगों के टॉप लेवल मैनेजमेंट से। क्या बाकी मैनेजर्स हमने हटाए? नहीं। क्या एक्स्ट्रा पोजीशंस लगाइए? हाँ। क्या खर्चा बढ़ेगा? हाँ। तो फिर पैसा भी तो बढ़ेगा, आया ना? खर्चा बढ़ रहा है तो पैसा बढ़े बिना कोई खर्चा बढ़ता है क्या? पहले खर्चा करते हैं फिर पैसा आता है, सिंपल बात। क्लियर? तो खर्चा बढ़ रहा है, पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि SBU क्या हो सकता है? SBU could be a group of related businesses और सिंगल बिजनेस, ठीक है, हैविंग इट्स ओन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। फिर हम क्या बोलेंगे कि हर एक SBU के अपने ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होंगे, मतलब एक SBU दूसरे से बिल्कुल अलग है। कहना इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई लेना देना नहीं है, राइट? मतलब दोनों सेपरेट प्लानिंग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, टोटल सेपरेट प्लानिंग ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, आया ना? इससे और क्या क्या ज्ञान मिलता है? इससे ये जो दिख रहा है, मैं इसके सामने आपके सामने और भी कुछ क्वेश्चन रखता हूं। मान लो SBU1 में इधर 10% का अर्निंग हुआ, कितना? 10%। हमने इस बिजनेस का अर्निंग निकाला साल भर का, इसका हुआ 9, इसका हुआ 8 और इसका हुआ 7, ठीक है। और मानो इन सबका जो है, इनका सबका 10+ है, कितना है? इन सभी का 10+ है। इसका 9% हुआ है और इसका हुआ है 7.5%, ठीक है। मुझे एक बिजनेस बंद करने की बोला गया है कि एक बिजनेस हम नहीं चला पाएंगे, ठीक है, 7 या 7.5 वाले में से हम एक बिजनेस नहीं चला पाएंगे, और हम लोगों को एक बिजनेस बंद करना है, या तो 7 वाला या 7.5 वाला।
तो कौन सा बंद करना चाहिए? 7.5। अब कई लोग बोले 7.5 वाला, कई लोग क्या बोले 7 वाला। 7.5 वाले 7.5 वाला क्यों बोले? देखो इसके साथ में एक ग्रुप है, ठीक है, तो हमको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके और उनकी चीजें अलाइन होकर कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा सेल्स प्रपोजिशन निकल के आ सकता है। केवल मैं दोनों की ओपिनियन के बारे में बात कर रहा हूँ। हो भी सकता है कि पूरा डिवीजन ही बर्बाद जा रहा हो, ये पूरा एसबी बर्बाद ही जाने वाला हो, तो क्यों ना अभी इसको बंद करा जाए। लेकिन एक दो जो थॉट प्रोसेस है, ड्यूअल माइंड आता नहीं, वरना अगर मैं इस तरह के पॉइंट रखता नहीं, मैं अभी ऐसे कैसे बोल दूं कि 7.5 सही है या वो 7 सही है या नहीं है, राइट? इट कैन डिपेंड ऑन वेरियस ऑफ फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स। आया ना, इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, इंडस्ट्री का जोन कैसा चल रहा है, बूम में चल रहा है, रिसेशन में चल रहा है, किस में चल रहा है, उसके बावजूद और भी चीजें चेक करी जाएंगी। आया ना, कैपिटल आउटले कितना है, कितने कैपिटल पे कितना रिटर्न है, कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है। देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस टू डिसाइड वेदर टू चूज 7 और 7.5। लेकिन लाइकवाइज मैं इतना जरूर देख पा रहा हूं कि 10 9 8 7 का रिटर्न दे रहे हैं, मतलब एसबीयू में और भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो चल रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि इसके थ्रू शायद मुझे लगता है कि बाकी प्रोडक्ट भी चलाए जा सकते हैं। तो मुझे एफिलिएशन थोड़ा सा ज्यादा होगा जिस एसबीयू में ज्यादा अच्छे लोग, मतलब एक साथ काफी सारे बिजनेसेस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ऐसे सेक्टर में ऑलरेडी एक्सपैंड कर चुके होंगे डेफिनेटली, तभी हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो हम लोग एक्सपैंड कर चुके हैं, हम लोगों का ऑलरेडी कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, स्टेक होगा, अच्छा स्टेक होगा। तो मोस्ट लाइकली है या मोर लाइकली देन नॉट दैट दिस 7% मे वर्क बेटर इन फ्यूचर। ये मैं केवल एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। विदाउट द फैक्ट्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस वी कैन नॉट गो अहेड, राइट? विदाउट फैक्ट्स ऑफ द केस वी कैन नॉट गो अहेड, बट स्टिल थोड़ा सा एक आइडिया देने का प्रयास इसलिए ताकि आपका दिमाग खुले उस लॉजिक तक भी। क्या यार सर ऐसे बोल रहे, यूं ही नहीं बोले। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आपको? मतलब आपको पेन तो नहीं हो रहा कि यार क्या बोल दिया, ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ भी? नहीं ना, इट्स इजी, इट्स क्वाइट इजी, हाँ या ना? यस। तो अगर मैं आपसे ये सब डिस्कशन कर रहा हूँ और मैंने अभी आपको बताया कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर क्या है, ग्रुप फंक्शनल मैनेजर क्या है, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स क्या है, या फिर एसबीयू मैनेजर क्या है, बिजनेस लेवल मैनेजर क्या है, तो ये सब क्लियर हो रहा है। और क्यों हम इतना एक्सपैंड किए, क्लियर हो रहा है। तो हम धंधे, कौन से धंधों के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? ऐसे टाइप के धंधे के लिए जो इतना वेल एक्सपैंडेड है। समझ में आया? अब देखो मैंने जो आपको कुछ पढ़ाया ना, उसमें से कुछ चैप्टर नंबर 1 में है जो मैंने ज्ञान दिया, कुछ चैप्टर नंबर 7 में है और कुछ चैप्टर नंबर 2 में है। क्लियर? मैंने मतलब 3 चैप्टर का मिला करके आपको कंबाइंड कॉम्पोजिट ज्ञान दिया है। एक बार चैप्टर नंबर 7 खोलना शुरुआत से थोड़ा, ठीक है? बुक मेरी बुक से खोलना, ठीक है? एक बुक तो मेरे पास भी है, कोई जना लेना चाहता है? बुक जिसके पास में नहीं मिली है, जिसको मिली मतलब हमारी तरफ से आई नहीं आपको बुक, ओहो हेलो, चलो फिर बाद में लेना, ठीक है? ओके, सो चैप्टर नंबर 7 में अब मैं मॉड्यूल खोल, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मॉड्यूल की चीजें डिट्टो बुक में डाली है, पर रेलेवेंट चीज डाली। बुक में क्या है, कंटेंट इतना सब कुछ मैं समझा रहा हूं, तो बुक अगर कुछ समझाने का एफर्ट कर रहा है तो हटाना पड़ेगा ना, सिंपल बात। तो चैप्टर नंबर 7 पे अगर आप जाते हो, है ना, तो पेज नंबर 66 तो मेरे पे, आपके में तो आ जाएगा 200 कुछ पेज आ रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स का टॉपिक मिल रहा है? यस। थोड़ा आगे बाकी लोग आगे जाके देख सकते हैं, मिल रहा है? क्या क्या स्ट्रक्चर लिखे? सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, एसबीयू स्ट्रक्चर। अब ये सब नहीं पढ़ाया है ना, एसबीयू तक पहुंचे और समझा है, रीड नहीं कराया कहीं से, पर कराया तो है, ये तो बोल सकते हो कि अभी तक हम लोगों ने एक्सपैंड की बात की। मैट्रिक्स के एक्सपेंशन को कम कर देते हैं, इसलिए नहीं कराया, ठीक है ना? तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर से डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसके बाद एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है जिसमें आउटसोर्सिंग कर देते हैं, ये छोड़ मैं कर ही नहीं रहा, ठीक है? तो वहां पे बिजनेस छोटा करने की बात हो रही है, या फिर हम बोल रहे हैं कि हम एक शेल में काम करेंगे और बाकी लोगों से हम लोग सप्लायर्स की तरह ट्रीट करके बाकी लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो विल बी डूइंग अ पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है? तो वो एक डिफरेंट मॉडल ऑफ बिजनेस है, तो उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे। हम लोग तो ये बात कर रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनी स्वयं चल रही है वो कौन से स्ट्रक्चर तक पहुंच चुकी है, कहने को एसबीयू स्ट्रक्चर तक। अब आप बोलोगे सर हमने तो नहीं सुना, तो तुमने कौन से इतनी पढ़ाई कर ली है जीवन में? अरे हाँ या ना? हाँ, तुम थोड़ी कोई देख देख के आ रहे हो, तुम कौन सी कंपनी मैनेज कर रहे हो? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हाल फिलहाल, तो कहां से सुना होगा तुमने?
राइट? सो डोंट हैव सच सिली क्वेश्चंस इन माइंड। मैं तो कभी सुनने में ही नहीं आया, कहां से आएगा सुनने में, राइट? इट्स ऑल राइट, नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। अब अगर आप चैप्टर नंबर 2 पे आते, अच्छा एक बार चैप्टर नंबर 1 पे भी चलते हैं, ठीक है? 1 में अगर आप 1 के एंड की तरफ चलोगे, 1 के एंड की तरफ, तो 2-3 पेज पीछे, 2 पेज पीछे प्रोबेबली आपको ना एक कॉन्सेप्ट दिखेगा, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, 3 लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं। तो इसका मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, कम से कम वो आपको इतना तो कहना चाहता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर से नीचे तो मुझसे बात ही मत करना, हाँ या ना? ये तो कहना चाहता है या नहीं चाहता? बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो जब भी किसी चीज को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन इन दी लार्जेस्ट सेंस पॉसिबल, वही तो सही तरीका है। ये लोग जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिखा रहे हैं तो यही कर रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 2 में हो, तो चैप्टर नंबर 2 में बीच में आना, बीच में मतलब एक कॉन्सेप्ट मिलेगा पोर्टफोलियो एनालिसिस। हम लोगों को यहां से चालू करना है, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस, या फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस करके हेडिंग होगा, ठीक है? पेज नंबर 17 हुआ अपना, तो उधर से आप लोग देखेंगे, ठीक है? मिला इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, और उसको पोर्टफोलियो एनालिसिस भी बोलते हैं। उसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, थोड़ा सा पेज पलटी पे, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। मतलब अभी यहां से चालू हो रहा है, तो मेरे को एसबीयू तो समझाना पड़ता ना कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस चला रहे हैं हम लोग? पहले पोर्टफोलियो एनालिसिस समझाने से पहले तो मुझे ये बोलना बताना तो पड़ेगा पोर्टफोलियो क्या होता है। एक साथ, ठीक है? आप बोलोगे एक बंडल पूरा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों का, ठीक है? जैसे मैंने अभी यहाँ पे सेटअप किया, पूरा पोर्टफोलियो सेटअप करके पढ़ाना पड़ रहा है ना? राइट? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग शेयर्स में। म्यूचुअल फंड भी क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टमेंट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स rather than investing in a single product or a single stock. Yes or no? So mutual fund investment is a portfolio of investment. अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि पोर्टफोलियो एनालिसिस करना, मतलब ये जो वर्ड लिखा है पोर्टफोलियो एनालिसिस, एकदम अच्छा वर्ड लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में हमें समझना तो पूरे पोर्टफोलियो को ही है, और हमें एनालाइज भी क्या करना है? पूरा पोर्टफोलियो एनालाइज करना है। तो बोल रहे पोर्टफोलियो एनालिसिस चालू करने से पहले कुछ प्री कॉन्सेप्ट भी तो आना चाहिए कि पोर्टफोलियो बना कहां पे जाके। तो हम बोल रहे हैं एसबीयू बनते बनते पोर्टफोलियो दिखे हमें, ठीक है? असली में आया ना? एसबीयू के अंदर पोर्टफोलियो का क्लासिफिकेशन भी हो चुका कि नहीं हो चुका? हमारे पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स का, हमारे पास में अगर 130 प्रोडक्ट है तो हमने क्लासिफाई भी कर ली कि कौन से प्रोडक्ट एक दूसरे के लिंकेज के और कौन से प्रोडक्ट एक दूसरे से लिंकेज नहीं रखते, ठीक है? तो आज जमाना किसका है? डाइवर्सिफिकेशन का है ना? हाँ, चलो मुझे लगा डाउट आ गया अचानक। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन की जब मैं बात करता हूं, तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अपॉन एज a business having a portfolio of businesses, ठीक है? a corporate having a portfolio of businesses, ठीक है? तो इसका मतलब हम जब भी बात करेंगे तो हम सबसे हाईएस्ट लेवल पे बात करेंगे। तो ऐसा समझो कि चैप्टर नंबर 7 में जाके तो स्ट्रक्चर बता रहे हैं, लेकिन उसमें से मैंने हाईएस्ट स्ट्रक्चर को चूज कर लिया। और चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया कि देखो 3 टाइप के मैनेजर भी होते हैं। डेफिनेटली वो जो 3 टाइप के मैनेजर होते हैं उसका रीडिंग मैं कराऊंगा तो शर्मनाक बात होगी बड़ी। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर क्या होता है, बिजनेस लेवल मैनेजर क्या होता है, फंक्शनल लेवल मैनेजर क्या होता है। आई थिंक पता है, राइट? लेकिन हम रीडिंग नहीं करा रहे, लेकिन हम उस चैप्टर पे जब आएंगे तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरह की चीजें पूछी जा सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी तक का जितना भी डिस्कशन है, क्या कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि यार अभी तक जो बात बोली उसमें से मेरे को ये चीज क्लियर नहीं हुई? अगर कुछ नहीं हुआ है तो पूछो। मैंने ये बोला था ऑटोनोमी का डिफरेंस है। जब मैं डिविजनल स्ट्रक्चर लगाता हूं तो मेरे पास में डिवीजन में उतने ज्यादा डिविजन्स नहीं होंगे शुरुआत में। When I implement one structure, divisional structure, I will not have many divisions, ठीक है? जैसे मान लो अगर हम लोग कॉमर्स पाठशाला से बाहर निकलते थोड़ा सा कि चलो कॉमर्स पाठशाला तो चल ही रहा है, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स आल्सो। आई माइट ट्राई स्टार्ट ट्राइंग 1 or 2 थिंग्स। आई विल नॉट अल्टीमेटली डाइवर्स इनटू सो मेनी बिजनेसेस, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेसेस बढ़ना स्टार्ट होंगे। जब बिजनेसेस बढ़ना स्टार्ट होंगे तो मैं जो काम का कंट्रोल, जितना कंट्रोल मेरे हाथ में था, वो कंट्रोल मुझे छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और बोलना पड़ेगा कि आप ऑटोनोमस डिविजन्स की तरह कहीं ना कहीं वर्क करने की कोशिश करो। एसबीयू भी क्या कर रहा है? एसबीयू भी ऑटोनोमस बन रहा है, क्योंकि अब इसको एसबीयू मैनेजर संभाल लेगा रादर देन की पूरी एंटिटी संभाल लेगा। क्लियर? तो इस तरह से चल रहा है। तो ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस हम लोग सब डिविजन्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही चल पाएगा धंधा। आ रही बात समझ में?
इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब यहाँ तक कोई पेन तो नहीं है ना कि एसबीओ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी टेक्निकल टर्म में पेन हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एसबीओ इज क्लियर? अच्छा, अगर अपने को इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस के बारे में पढ़ना हो तो मैं 2-4 लाइन यहाँ से रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अ बिजनेस पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप अ कंपनी, राइट। पहला लाइन तो ये लिखा है। क्या ये लाइन बहुत ही नॉर्मल बात नहीं लग रही अब? यार पोर्टफोलियो क्या है, एक कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस है, ठीक है। अभी हमने बोला कि हमने ग्रुपिंग की है कुछ नहीं, हम तो बोल रहे हैं फैला हुआ बिजनेस जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम कर रहे हैं हम लोग, उसको हम क्या बोलेंगे? पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस, ठीक है, या फिर एक बिजनेस पोर्टफोलियो। The best business portfolio is the one that best fits the company's strength and weakness to opportunities in the environment. हमने फाउंडेशन में SWOT वॉट के बारे में सब पढ़ा है, ठीक है। हाँ, अब जिनने सीपीटी पढ़ा है उनके लिए मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज में दूंगा जब जहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जिनने फाउंडेशन पढ़ा है उनको, फाउंडेशन किसने पढ़ा है अपने में से? हाँ, उनको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ऑलरेडी होगी कि नहीं होगी, वो भी डिपेंड करता है। जैसा आपका मेरे को बड़ा डर लग रहा है कि आपको प्रॉपर वो वाली नॉलेज होगी या नहीं होगी जिसे समझना था। बीसी के पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट खाली एक टॉपिक है जो मुझे आपको और पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम पढ़ा लेंगे आधा घंटा लेकर के कभी भी बीच में। हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट वैसे अपन लोगों ने 12th में भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, मेरे को पता है, ठीक है, मुझे पता है, राइट। हाँ, अब इंटरनल को आप लोग क्या बोलते हो? माइक्रो मैक्रो भी तो बोलते हैं। हाँ, कुछ पढ़ा है सर? नहीं पढ़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, वो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। खैर, यहां तक की बात समझ में आ चुकी है? एनी पेन? नहीं, पेन नहीं होना चाहिए, सिंपल है। आगे भी कुछ बोल रहा है, मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। ऐसा उनको भी टेक्स्ट सारा मिल रहा होगा, बुक में भी अगर आप देख रहे हो तो टेक्स्ट मिल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने टेक्स्ट का भाई साहब है ही नहीं, ठीक है, आपने अपनी लाइनें लिखी है सर, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैंने लाइनें काटी जरूर है, क्योंकि जो चीज हमें एग्जाम में आंसर देने में जरूरत नहीं है वो हमने नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन है सब कुछ। सो डोंट फील कि है ही नहीं, कहां उड़ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। आगे भी कुछ लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट हेल्प स्ट्रैटेजिस्ट इन टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस विद रिगार्ड टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस इन अ फर्म्स पोर्टफोलियो। तो बोल रहे हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस करके ही हम कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के लिए या फिर एक इंडिविजुअल बिजनेस पे उस पोर्टफोलियो के अंदर डिसीजन ले पाएंगे, हाँ या ना? यस। It is primarily used for competitive analysis and corporate strategic planning in multi-product and multi-business firms. तो पोर्टफोलियो एनालिसिस करने का मतलब ही क्या है? बिजनेस बढ़ा चाहिए। आप अगर अपना चैप्टर नंबर 4 देखोगे, ठीक है, जैसे मैं तो इंडेक्स कभी देता नहीं अपनी बुक में, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट की बुक में इंडेक्स, मैं तो चैप्टर का नाम देता हूँ सीधे सीधे। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज अबाउट स्ट्रैटेजिक एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ठीक है, राइट। जो तीसरा है चैप्टर दैट इज अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। चैप्टर नंबर 4 क्या है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। चैप्टर नंबर 5 क्या है? बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। और चैप्टर नंबर 6 क्या है? क्या होनी चाहिए? फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। फिर चैप्टर नंबर 7 है स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 7 है स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंट कैसे करना है स्ट्रैटेजीज को। और लास्ट वाला कौन सा है? कंट्रोल, ठीक है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। क्लियर? वो वाला कंट्रोल नहीं, ये वाला इजी है, वाला इजी है, ठीक है। अच्छा, आपके उस कंट्रोल्स में डिडक्शन है, मैंने वीडियो डाला था, देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। मैं 3 सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट कराऊंगा, आपको अपने पेपर के लिए वही तैयार करना है, ठीक है। अमेंडमेंट है कुछ 16-17, लेकिन आपके सारे पेपर में काम के नहीं रहेंगे। मैं आपको 3 अमेंडमेंट कराऊंगा क्लास में, EIS के आके, ठीक है। वो 3 अमेंडमेंट अपनी किताब में जो काटना है वो काट जरूर देना, लेकिन अमेंडमेंट कितने करने? वो 3 करने मेनली, ठीक है। वो क्लास में डिस्कस होंगे, वो 3 मेन अमेंडमेंट जो है, और बाकी जो है वो अनअकैडमी पे आ रहे हैं। मैंने 7 क्लासें डाली है, उसमें अमेंडमेंट का रिवीजन भी कराया मैंने, ठीक है। उन 7 में पढ़ने का कंटेंट बहुत कम है, लेकिन हमने क्लास को बड़ा बड़ा करके डाला है, धीरे धीरे डिस्कस करके किया है, ताकि आप पुराने को हटा भी पाओ और नया जोड़ भी पाओ, इस तरह से, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे ज्यादा अमेंडमेंट है, 1 के अंदर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब यहाँ पे है एडिशन, ठीक है ना, डिलीशन बहुत कम है। और जो डिलीशन है वो कुछ नहीं है, वो शफलिंग है,
कि अगर अरे यार उस चैप्टर में भी दे रखा था, फालतू में यहाँ क्यों लिखा हुआ है। जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर नंबर 1 में भी था और अपने चैप्टर नंबर 2 में भी डाल रखा था, राइट। तो वो 2 में ही रख दिया, 1 से हटा दिया। तो ऐसी भी कुछ चीजें हुई हैं। तो प्लेसमेंट की चीजें, हेडिंग्स करेक्ट करना, जैसे आप देखेंगे तो कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम दिया हुआ है, ठीक है, वो अब उन्होंने चेंज करके कर दिया हाउ इज ईआरएम डन, या फिर स्टेप्स ऑफ ईआरएम कर दिया। तो वो अब समझ में आ रहा है लोगों को, पहले आता नहीं था, मैं बोलता था हमेशा एक्स्ट्रा बोल बोल के समझाता था कि अरे स्टेप्स है, ठीक है, कंपोनेंट गलत लिखा हुआ है। पर फिर अब इंस्टीट्यूट को लगा कि सुधार कार्य कर लेना चाहिए, फिर इंस्टीट्यूट ने कई जगह पे जो सुधरा हुआ था वो बिगाड़ दिया, ठीक है। तो जो मजा आया वो करा उसने, वो आगे भी स्कोप रख रहा है, उसको चिंता है रजत जैन कमाएगा या नहीं कमाएगा, कैसे कमाएगा अगर एक ही लेक्चर चलते रहेंगे तो, ठीक है। तो जरूरी है कि बदलाव लाया जाए, ठीक है। तो मेरे बारे में बहुत सोचता है इंस्टीट्यूट। ईएसएसएम जैसा सब्जेक्ट वरना एक बार लग जाए और अगर हमारी पेन ड्राइव लीक हो जाए तो बस खत्म है, लेकिन वो चेंज ला रहा है इंस्टीट्यूट। बोले तुम टैक्स के अमेंडमेंट की बात करते हो, हम ईएसएसएम को अमेंड कर देते हैं, ठीक है। इसलिए तो आप लोगों के लिए क्या होता है, जिस अटेम्प्ट का अमेंडमेंट होता है उसमें अमेंडमेंट उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन कुछ अमेंडमेंट इन्होंने सिग्निफिकेंट कर दिए बाय नेचर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, जितना मेरे को समझ में आता है। जैसे कि बिग डेटा का डिस्कशन बढ़ा दिया, तो मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बिग डेटा छोटा सा दिया हुआ था, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया भी कि डेटा एनालिटिक्स के क्या फायदे होते हैं। डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में टेस्टेबल है, आ सकता है। कंट्रोल्स के अंदर उन्होंने बड़ी राहत दी है, आपको नेटवर्क कंपोनेंट्स पढ़ने के लिए मना कर दिया, सारे उड़ा दिए, स्विच ब्रिज वो सब ग्रेट राउटर वाउटर सब उड़ा दिए, ठीक है ना। और आपको पता भी होगा कि जो क्लास से मैंने सीरियसली ली नहीं आपकी, मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग पे लगा के जा रहा हूँ, कंटेंट उन्हीं में से हटा है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लग भी रहा था कि यार इतना काम का है नहीं, पेपर में पूछते ही नहीं है, अब इतना सारा पढ़ा रहे हो पेपर में पूछते नहीं हो, ठीक है। फ्लो चार्ट के अंदर क्वेश्चंस ऐड करें, ठीक है। अब वो क्यों ऐड करें, उनको ये लग रहा है, वो लोगों को याद दिला रहे हैं कि हमने 3-4 बार फ्लो चार्ट पूछा नहीं पिछले, तो ऐसा नहीं कि तुम फ्लो चार्ट नहीं करके जाओ, ठीक है। हम चाहे पूछे नहीं पूछे लेकिन तैयार तो कर, ठीक है। तो फ्लो चार्ट अपने को तैयार करना है। मैं आपको 4 वीडियो शेयर करूंगा, जब मौका मिले करना, इट्स टोटली प्रैक्टिकल, तो एक ही बार में हो जाएगा, जिसको समझना है कोई दिक्कत नहीं है, घर पे कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो रीड एट होम टाइप का चीज कर देते हैं उसको। और हमारी बुक जो हमने दी है उसमें जो नए क्वेश्चन भी डाले वो मेरी बुक में ऑलरेडी है, इंस्टीट्यूट ने जो नए क्वेश्चन डाले वो मेरी बुक में ऑलरेडी थे, ठीक है। मतलब हम 2 साल से जो बुक पढ़ा रहे हैं उसमें ऑलरेडी वो सारे क्वेश्चन थे जो इंस्टीट्यूट अब आगे भी पूछ सकता है, वो भी है, ठीक है, पेपर में भी। तो उसके बियॉन्ड आएगा ही नहीं फ्लो चार्ट। मेरे 21 क्वेश्चन जिसने कर लिए उसके बाहर से कभी क्वेश्चन ही नहीं आया, डिट्टो आता है और क्वेश्चन भी, ठीक है ना। जो हम कराएंगे उसमें से डिट्टो क्वेश्चन आएगा, तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है, वो आराम से प्रिपेयर हो सकता है, उसकी चिंता करना नहीं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर नंबर 5 में ईआरपी को उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। पहले ईआरपी में छोटा सा डिस्कशन था, ठीक है, अब ईआरपी को डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया। तो मैंने आपको 3 अमेंडमेंट बता दिए मेन, ठीक है, ये अमेंडमेंट मेन है। और उसके अलावा एक चौथा भी मेन अमेंडमेंट आता है, उन्होंने पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का जो था उसमें कुछ सेक्शंस डाल दिए और मनी लॉन्ड्रिंग का जो कंटेंट था उसको बड़ा कर दिया, ठीक है। मतलब जो हम 1-1.5 पेज का जो डिस्कशन किया करते थे उस पे 1 से 1.5 पेज और ऐड हो चुके हैं। वो डिस्कशन खराब नहीं है जो किया है, तो वो उतना ही रेलेवेंट रहेगा जितना सीखा है आपने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में, लेकिन जो और डल है वो कराना पड़ेगा। ये हुए आपके 3 या 4 अमेंडमेंट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पड़ते हैं केवल मई 2020 के लिए। अभी तो हम जिनके साथ में ईआईएस आगे कंटिन्यू करेंगे, ये खत्म करने के बाद जब ईआईएस कंटिन्यू होगा तो उस ईआईएस के अंदर तो हम लोग अमेंडमेंट ऐड कराकर ही देंगे, ठीक है ना। तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब मई 2020 के लिए नहीं, जो नवंबर या उसके ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे या हमारी क्लासेस लेंगे तो उनके तो ऑलरेडी क्या होगा, अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड क्लासेस, ठीक है ना। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई है मतलब भी नवंबर वाला अपने में थोड़ी बैठा है, सब मई वाली है ना, बस बढ़िया है। अच्छा आगे चलते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, ये वाले मैनेजर्स, ये सब समझ में आया। देखो वो बोल रहे हैं कि पोर्टफोलियो एनालिसिस करने से पहले आपको समझने की जरूरत है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात वो क्या बता रहे हैं, SBU। अभी पोर्टफोलियो एनालिसिस चालू नहीं हो रहा, उसके कुछ प्री कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। और पहला जो प्री कॉन्सेप्ट है वो क्या है, SBU। क्योंकि वो ऐसा बोलता है, देखना क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स द नॉलेज ऑफ व्हिच इज अ प्रीरिक्विजिट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, जब तक आप 3 वो कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस बैठेगा नहीं बॉस। आ रही है बात समझ में।
और वो जो 3 कॉन्सेप्ट उनका नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयू, दूसरा एक्सपीरियंस कर्व और तीसरा पीएलसी अप्रोच। पीएलसी माने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सुना होगा ये, सुना तो होगा ये वर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट कहीं ना कहीं मैं ऐसे ही बोलूं, सोल प्रोप्राइटरशिप जो सिंपल स्ट्रक्चर था, उससे फंक्शनल स्ट्रक्चर, उससे डिविजनल स्ट्रक्चर, उससे फिर एमकॉम डिविजनल, फिर एसबीयू स्ट्रक्चर। ठीक है, और मैंने कहा कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 7 से लिंक्ड भी है, बोल दिया मैंने साथ साथ। ठीक है, एसबीयू इज द मोस्ट एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। तो हम जब बात करते हैं तो बड़े लेवल से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कौन सा मैनेजमेंट करना है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो तुम खूब दूर का सोचो, खूब बड़ा ही सोचो। ठीक है, ओके। एसबीयू क्या बोलता है? एसबीयू बोलता है कि वो एक ऐसा यूनिट है किसी भी कंपनी का जिसका अपना खुद का मिशन है और अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है ना, तो वो क्या बोल रहे हैं कि एक लाइक प्रोडक्ट्स, जो भी लाइक प्रोडक्ट्स हैं वो एक ग्रुप को फॉलो करेंगे रादर देन फॉलोइंग इनटू सेपरेट डिविजन्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे भी रिपीट होंगी क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में भी एसबीयू डिस्कस हो रहा है। तो यही डिट्टो कैरेक्टरिस्टिक्स वहां भी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? मिलेंगी। तो वहां पे भी क्या लिखा हुआ है? सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस, जिसके खुद के अपने सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होंगे। एक एसबीयू और दूसरे एसबीयू के कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। हाँ या ना? और लास्टली ओन मैनेजर्स। ओन मैनेजर्स मतलब एसबीयू का अपना एक मैनेजर होगा which who is responsible for strategic planning and profit। क्या आपको ऐसी चीज ऑलरेडी बुक में भी अगर आप देखोगे तो मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मैंने कुछ ज्ञान अलग से नहीं लिखा है और ना ही मेरे में अलग से लिखने की हिम्मत होगी। क्यों? क्योंकि आपको नंबर किसके मिलते हैं? बुक के मिलते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है, जिनके हाथ में मॉड्यूल है हाल फिलहाल, वो भी देख पा रहे हैं यही लिखा है, या मैंने कुछ बताया वो अलग है और ये अलग है? मैच नहीं हो रहा। मैच तो, और क्या लैंग्वेज में भी डिफरेंस है? ये लैंग्वेज भी वैसे ही लिखी है जैसे मैंने यहाँ डाली है, तो बस, तो फिर राइट, हम यही चाहते हैं। क्लियर? अगर आप मॉड्यूल से पढ़ना चाहो मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर जब मेरे पास पैसे दिए तो बुक तो लोगे, राइट? अच्छा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया नेस्ले का, से फॉर एग्जांपल। ठीक है, एसबीयू मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर। तो जो आपको सीईओ के लेवल पे करना है वो आप कहां पे पढ़ोगे? चैप्टर 4 में। फिर बिजनेस लेवल पे जो करना है वो चैप्टर 5 में, और ये चैप्टर 6 में। और इसका जो काम है उसको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, राइट? तो मैं केवल ये एग्जांपल बेस्ड डेफिनेशन है, या मेरे को पता है भाई नेस्ले क्या करता है, एग्जांपल बेस्ड है। ठीक है, नेस्ले जैसे चाहे अपना क्लासिफिकेशन करे, वो नेस्ले के ऊपर है। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना, उसको अपना एसबीयू कैसे मैनेज करना, उसका स्ट्रैटेजी आपको थोड़ी डिस्क्लोज करेगा। क्या भाई, तेरे को पता होना चाहिए, राइट? वैसे कायदे से करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, स्टिल आई फील हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया कि हाउ डज नेस्ले डू इट। आगे चल जाओ। तो मैंने ये केस स्टडी भी डाला हुआ था वैसे, व्हिच बिजनेस डू यू थिंक शुड बी क्लोज्ड ऑफ दीज। तो आपको दिख रहा है जैसे यहाँ पे एक 7% भी दिख रहा है, यहाँ पे 8% भी दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है कि गारमेंट्स में ऑलरेडी इनके बड़े सारे डिविजन्स चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि गारमेंट को फिर भी हम प्रीफर करने के बारे में सोच सकते हैं। दैट्स द क्राइटेरिया दैट एसबीयू इज ट्राइंग टू गिव यू। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस करने से पहले एसबीयू समझना इसलिए भी जरूरी हो रहा है क्योंकि हम लोगों को पता चल रहा है कि देखो ये ग्रुप ऑफ बिजनेसेस के साथ में भी फॉल करता है बिजनेस। तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया होगा ना कि नहीं नहीं यार, इतना इनसिग्निफिकेंट नहीं है, काम हो सकता है चल पड़े। आया ना? तो आप डिसीजन लेते लेते अपना डिसीजन बदल भी सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ अ क्लासिफिकेशन। ओके देन, अगला कॉन्सेप्ट। वैसे एसबीयू कवर हो गया कि एक बार अगर आप बुक पे ग्लांस लगाओ तो एसबीयू कवर हो गया क्या? हो गया ना? हो गया। तो अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है? एक्सपीरियंस कर्व। अच्छा, कोई यहाँ पे पीजी लेके तो नहीं रहता अपने से? बाहर का तो नहीं है कोई? नहीं है। तो सबके घर में मतलब खाना वाना सब मिल रहा है, तुमको कुछ नहीं करना पड़ रहा, मतलब आया ना? अच्छा, अब समझना, कोई भी चीज के लिए द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, या फिर आप जितना जिस चीज को बारंबार करते हो उतना उसमें लगने वाला समय कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पहली बार पेंटिंग बनाई होगी अपने लिए, खुद के लिए, जब पहले पेंटिंग बनाना चालू की होगी तो कलर्स भी ज्यादा वेस्ट हुए होंगे, काम भी अच्छे से नहीं हुआ होगा, शीट्स भी ज्यादा वेस्ट हुई होंगी, राइट? इसका मतलब जो कॉस्ट लग रहा होगा, कॉस्ट पर यूनिट, वो क्या लग रहा होगा? वेरी हाई। इवेंचुअली जब आप मल्टीपल टाइम सिमिलर टास्क करते हो तो आपका उसके अंदर एक एक्सपीरियंस आना चालू होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है
वो गिरना चालू होती है, क्योंकि शुरुआत में आपको लर्निंग इफेक्ट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लर्निंग इफेक्ट्स। आया ना? लर्निंग इफेक्ट समझते हो? जैसे मान लो अगर मैं इस सिस्टम से पहली बार काम करता, तो जैसे आप समझ रहे हो कि ये स्टूडियो बना हुआ है पीछे, ठीक है, और क्या मैं स्टूडियो सेटअप में आपको पढ़ा सकता था कि नहीं पढ़ा सकता था? पढ़ा सकता था। उसमें खर्चे बहुत ज्यादा है, आप समझ रहे हो? उसमें खर्चे बहुत ज्यादा है। खर्चे कैसे ज्यादा है? अभी मैं ऑपरेशनल खर्चों की बात नहीं कर रहा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैंने इसमें बहुत खर्चा किया है। ये सब जो चीजें लगी है, कैमरा भी, कैमरा कहाँ गया? अच्छा, कैमरा खराब भी हो गया। सफाई होती ही नहीं थी। डस्ट में अच्छा, ठीक है, तो चलो रिपेयरिंग के लिए गए? अच्छा, अभी सिर्फ उतार के रखा हुआ है। गुड है, राइट। मुझे तो आइडिया भी नहीं था, लेकिन मुझे हालत देख के लगता ही था कि कभी ना कभी जाने वाला है, जिस हिसाब से मेंटेन हो रहा था, राइट। मैं इसके फेवर में नहीं था, हैंग करने के फेवर में। जब ये हैंग हो रहा था, आई वॉज इन फेवर ऑफ ट्राईपॉड, कि स्ट्रेट रहेगा और हम इसको बाद में पैक कर लेंगे डे इन एंड डे आउट, ठीक है। तो मूवेबिलिटी भी रहती कैमरा की, कोई भी क्लास हम रिकॉर्ड भी कर सकते थे, बट सर वाज नॉट इन दैट फेवर। मैं कहा डेडिकेटेड होना चाहिए, राइट। सिस्टम का ऐसा ही है, अब देखना पड़ेगा। मतलब इट इज वर्थ 95 से भी महंगा है, ठीक है। इट्स अ क्वाइट एक्सपेंसिव कैमरा, सो विल लुक इनटू इट, क्या करते हैं, कौन सही करता है इसको। पैनासोनिक का है तो ब्रांड अच्छा है, हो जाएगा मुझे लगता है। एनीवेज, अगर मैं आपसे बात करूं ये सब, जैसे मैं अभी किस पे लगा के बैठा हूं, अब देखो वो था कितना, 1 लाख रुपए के आसपास का कैमरा, और अभी जिससे मैं क्लास ले रहा हूं 6,000 रुपए का कैमरा, ठीक है, राइट। जिससे मैं क्लास ले रहा हूं वो कितने का है? 6,000 का कैमरा। ये दिख रहा है आपको? ठीक है ना? इससे, और इससे हम वो चीज अचीव कर भी पा रहे हैं जो हमें इससे होती थी अचीव, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। और इसमें क्रोमा की को ये सपोर्ट करता है, मतलब मैं अगर पीछे ग्रीन स्क्रीन की जगह वॉलपेपर लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। हाल फिलहाल तो मैंने नहीं लगाया, मैं कल करके आऊंगा इसका सेटअप सारा, कि मैं इसके ट्यून कर दूं प्रेजेंटेशन, तो उसमें ये सब कुछ हो सकता है। तो अब मेरा दिमाग चलने लगा, एक बार कर लिया, एक बार सब इंप्लीमेंट कर लिया, फिर समझ में आ गया कि इतना खर्चा करने की जरूरत है नहीं, है ना? इतना डेडिकेटेड स्टूडियो लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं कोई मूविंग प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा, मैं कुछ बैकग्राउंड में फव्वारे नहीं उड़ा रहा, मैं आज तक का स्टूडियो नहीं चला रहा, राइट। है ना? मुझे उसकी जरूरत हाल फिलहाल नहीं है ना? मोदी का कार्टून उड़ रहा है, उसमें दिख रहा है, राइट। हाँ, मेट्रो चल रही है ना? तो ये सब क्रोमा पे ही तो हो रहा है, पूरा ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है, पूरा ग्रीन स्क्रीन है पीछे का। तो उतनी मेरे को सोफिस्टिकेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि एजुकेशन में मेरे से एजुकेशन चलती है, क्रोमा सेटअप से चलती है कि एजुकेशन नहीं, राइट। तो हम लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया, तो मैंने फिर एक लैपटॉप लिया हाई एंड, ठीक है, तो भी इससे कम खर्चा है, तो भी इसके मशीनरी सेटअप से कम खर्चा है। और कैमरा लिया, कैमरा यूएस से इंपोर्ट करा लिया, क्योंकि यूएसए में टेक्नोलॉजी में वो आगे चल रहा है, तो मुझे जो मॉडल चाहिए था यहाँ से जो मिल रहा है, वो मिल रहा था 14-15 हजार का, वहां से मैंने 6,000 रुपए में इंपोर्ट कर लिया। सिंपल, नया नया ही बोल, ठीक है। और हम लोगों ने इसको हम लोगों ने एक टैबलेट ले लिया, स्लेट टाइप, ठीक है ना, है ना? हाँ, और हम इससे यूज कर रहे हो, तो मोल्ड हो गए, ठीक है, और खर्चे कम हो गए। तो ये जो है, ये मिल रहा है मार्केट में 5-6 हजार रुपए का, ठीक है, और ये मेरे को फ्री में मिला है, मेरे को किसी ने गिफ्ट किया है ना, अकेडमी ने गिफ्ट किया है, राइट। तो ये मेरे को फ्री में मिला है, तो मुझे तो फ्री में मिल गया, अब मैं इसको यूज करता हूँ, और मैंने अब इसको भी हटा दिया। ये एक्चुअल में 70,000 की चीज है, क्लियर? तो आप समझ रहे हो कि मैंने खर्चा कितना कम कर दिया। प्लस ये जो कैमरा है, इसके अंदर इंटरनल कंप्रेशन हो जाता है, उसमें होता नहीं है, तो मेरी फाइल बहुत बड़ी आती है। यहाँ पे फाइल ही छोटी सी रेंडर होती है, मतलब अगर मैं अब 1 घंटे की क्लास लूंगा तो 1 जीबी के आसपास, 2 घंटे की क्लास 1 जीबी की बनती है, वहां पे 2 घंटे की क्लास 5 जीबी की बनती है, क्लियर? फिर हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं, राइट। और ये तो कैप्चर कार्ड होने के बाद इतनी कम होती है, कैप्चर कार्ड नहीं हो 10 जीबी की क्लास बन जाए, राइट। तो मेरी सेलेब्रिटी भी अच्छी हो रही है यहाँ से, मेरे को दिख रहा है हर एक चीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओवर टाइम हमने काम करते करते सब चीजें सीखी। अगर हम पहली बार ऐसा नहीं करते तो इतना समझ में थोड़ी ना आता कि सेटअप से काम हो जाता है ना? सो आई एम द फर्स्ट वन हु इज एक्चुअली अप्लाइंग अ मूवेबल सेटअप, ठीक है, ये मूवेबल भी तो है,
मैं कहीं और से भी क्लास ले सकता हूँ। तो मैं एक अकेला हूँ जो मूवेबल सेटअप से चल रहा हूँ। अभी लोग मूवेबल सेटअप पे नहीं चल रहे, लोग किसी स्टूडियो सेटअप पे चल रहे हैं, तो उनको वहां उस जगह पे जाना पड़ता है। मेरी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई यूट्यूब पे, इसलिए बढ़ गई क्योंकि मैं अब मूवेबल सेटअप पे हूँ। तो मैं जहां हूं, मेरा जब मन करा मैंने ये सब लगाया, नेट के जोड़ा और चल राइट। बाकी लोगों को तकलीफ, क्योंकि मैंने इसमें ऐसा प्रोसेसर मेरे को समझ में आता है, मेरी इतनी लर्निंग है कि कौन सी चीज पे क्या रन कर पाएगा। सिंपल। तो हमने उन चीजों को यूज करके इसको ऑप्टिमाइज कर दिया विद मिनिमम खर्चा। क्लियर ना? तो ऐसा हम लोग सीख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड लर्निंग, दैट्स कॉल्ड लर्निंग। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, नाउ एक्सपीरियंस कर्व की बात करते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट और क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन दिख रहा है आपको? जैसे जैसे आप एक काम को बार बार करते जाओगे, वैसे वैसे उस पर लगने वाले खर्चे, समय, ये सब क्या होगा? कम हो जाएगा। समय भी खर्चा लाता है, हाँ या ना? ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट ऑल्सो मीन्स मोर कॉस्ट, है ना? तो वो सब क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक आंसर ही है, मान लो आंसर आपने पहली बार सुना तो आपको टाइम लगेगा उसको एब्जॉर्ब करने में। आप चौथी बार पढ़ रहे हो और लिखते हो, चौथी बार लिख रहे हो तो खटाखट लिख दोगे, है ना? तो अपने आप समझ में आता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो स्पीड एक पॉइंट के बाद जाके भी बढ़ती रहेगी, अफलातूनी हो जाएगी। मतलब मम्मी रोटी सेक रही है तो रोटी बस, अब तो ऐसे हो रहा है कि रोटी फेंकती है सीधे बेले बिना, ठीक है, और सीधे थाली में आके गिरती है। ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब वो स्पीड रोज बढ़ रही है क्या? नहीं, लेकिन वो स्पीड एक लेवल पे आके क्या हो गई? सेट हो गई। तो आप ये जो कर्व दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे अब ये जाके क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। क्लियर? समझ गए? यहाँ पे टच नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ टच हो गया तो कॉस्ट लगी नहीं रही भाई साहब, ठीक है, प्रोडक्शन बनते ही जा रहा है ना? बोले पता नहीं कौन सा आविष्कार करके आए भाई। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सपीरियंस कर्व का, एक्सपीरियंस कर्व क्या बोलता है कि एज एंड व्हेन यू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स, द कॉस्ट पर यूनिट्स डिक्लाइन। अब आप देखोगे ना तो असली में आपके बुक में इसका कोई डायग्राम नहीं है मॉड्यूल के अंदर, लेकिन मैंने दिया है, ठीक है? हाँ, मेरे अंदर मतलब साफ दिल है, बहुत छुपाया नहीं मैंने क्या, ठीक है? आपको डायग्राम देके दिखाया, राइट? आप देख सकते हो, देखो क्या लिखा है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, और वी कैन से इट इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग का, ठीक है? कि आप जितना ज्यादा सीखते हो उतना ज्यादा आपका टाइम कम लगता है, आपके कॉस्ट पर यूनिट कम लगती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एफिशिएंसी इंक्रीज होगी जब जब आप रिपीटेटिव प्रोडक्शन वर्क करोगे, एंड यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है? यूनिट कॉस्ट विल डिक्लाइन बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, आपको दिख रहे होंगे बुक में भी, ठीक है? एडवांटेजेस क्या है? बैरियर फॉर न्यू फर्म्स। अगर एक फर्म है ऑलरेडी जो 20 साल से काम कर रही है, उससे कोई कॉम्पीट करने आएगा तो उसको 20 साल की वजह से कुछ एडवांटेजेस है या नहीं है ऑलरेडी, जिसकी वजह से उसको जो चीज सस्ती जितनी पड़ रही है उतनी चीज आपको सस्ती पड़ ही नहीं सकती। कभी भी एक नई फर्म को एक एस्टैब्लिश्ड फर्म से प्राइस कंपटीशन नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो लोगों को ये नहीं समझ में आता, ठीक है? वो बेवकूफ होते हैं, ठीक है? जिनको ये सब समझ में नहीं आती ना स्ट्रैटेजी, दे आर फूल्स। हाउ डू दे स्टार्ट? समझना, मैंने ऐसा देखा, जैसे हमारे आसपास भी कॉम्पिटिटर्स बढ़े तो उन्होंने पता है क्या बेवकूफी की? उन्होंने ये काम किया कि वो आके सस्ता देने लग गए, ठीक है? तो तुम सस्ता दोगे तो तुम तो अपने ऊपर बहुत बड़ा डेंट लेके सस्ता दे रहे हो। मुझे सस्ता भी करना पड़ा तो भी मेरे को सस्ता करने के लिए उतना बड़ा एफर्ट लगेगा क्या? नहीं। तो ठीक है, हमने भी थोड़ा कम कर दिया, राइट? हमने भी फी रिड्यूस कर दिया। अब फी रिड्यूस करने का हमारे को एडवांटेज है या नहीं है? हमारे को तो फिर भी हो जाएगा। आप कैसे सर्वाइव करोगे, राइट? तो कभी भी एक एस्टैब्लिश्ड कॉम्पिटिटर से प्राइस पे बेस कंपटीशन नहीं करना चाहिए। डोंट डू एनी प्राइस कंपटीशन विद एनी एस्टैब्लिश्ड कॉम्पिटिटर, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो वो दाम गिरा सकता है बहुत इजीली। सही बात है या नहीं? उसके पास स्केल ऑफ ऑपरेशंस भी है, सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ऐसा कि एक एक्सपीरियंस कर्व होना अपने आप में एक बैरियर है किसी भी नए फर्म के लिए, आया ना? और उनको तकलीफ आएगी एंटर करके सरवाइव करने में। यस। दूसरा, अगर हमारे पास में
कॉस्ट पर यूनिट डाउन हो चुका है बिकॉज ऑफ अचीव्ड एक्सपीरियंस कर्व, बिकॉज ऑफ हैव अचीव्ड द एक्सपीरियंस कर्व बेनिफिट्स। तो फिर क्या फायदा होगा? तो फिर ये फायदा होगा कि हम लोग क्या कर पाएंगे? मार्केट शेयर बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग सस्ता दे भी तो पाएंगे। सस्ता बनेगा तभी तो सस्ता दोगे। अरे हाँ या ना? समझाता हूं। घर में कचौरी किस किस के बनती है? घर में बाय रेसिपी पूरा तैयार होती है कचौरी, और फिर कचौरी खाते हैं हम लोग। हाँ वो तो ठीक है, वो तो बड़ा लिमिटेड यूज है उसका। वैसे घर में कचौरी किसके बनती है? नहीं बनती ना, क्योंकि तुमको भी पता है कि 15 रुपए से ज्यादा मेहनत है उसमें। हाँ या ना? तो ये वही बंदा कर सकता है जो स्केल पे कर रहा है इसको। सही बात है या नहीं है? हाँ? क्या कह रहे हैं? चलो, सेम गोज विद समोसा। और मैकडोनल्ड्स के बर्गर की बात करें तो भी ऐसी बात लागू होती है, पिज्जा पे लागू नहीं होती। लेकिन पिज्जा पे लागू नहीं होती। पिज्जा इतनी मेहनत का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि बने बनाए डो मिल जाते हैं और वो सस्ते मिलते हैं। अगर वो डो बनाने लग जाओ, बेलने लग जाओ, तो उस दिन क्या बोलोगे? बाहर खा के आ जा। क्यों? क्योंकि डो बनाना बहुत मुश्किल है। पिज्जा में जो सबसे मेन चीज होती है वो क्या होता है? उसका बेस होता है। ठीक है, वो सबका हैंड टॉस्ड है या नहीं है? तो वो हैंड टॉस्ड होते हैं, जितने भी ये लोग देते हैं, डोमिनोज वाले जितने भी लोग होते हैं तो बनाते हैं बेस। ठीक है, उनका बेस कोई बाजार से थोड़ी आता है, तभी तो अपना टेस्ट बैठता नहीं कभी भी। उनके टेस्ट से अपना टेस्ट बैठता है क्या कभी? क्योंकि अपना बेस जनरली कहां से आता है? बाजार से आता है। हम लोग डो लगाते नहीं है, तो वो डो का गेम है। जब जिस दिन डो लगाने लग जाओगे उस दिन आप क्या बोलोगे? कि पिज्जा घर पे नहीं बनाना चाहिए, बेकार बनता है। ठीक है, यार बहुत मेहनत है, राइट? बिकॉज डो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। 6-8 घंटा लग जाता है डो को तैयार करने में, तब जाके बनता है वो, राइट? अपने यहाँ नहीं मिलता है वुड फायर्ड पिज्जा बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, चोर है ये। कोई वुड फायर्ड नहीं है। वुड फायर्ड होता है इतना महंगा है, वुड फायर्ड आप बेच ही नहीं सकते सस्ता। ठीक है, वुड फायर्ड पिज्जा अगर कोई ढंग से बनाएगा तो 2000 रुपए से नीचे का पिज्जा नहीं आएगा, राइट? ये सब झूठ बोलते हैं, वैसे ही बोलते हैं हमको वुड फायर्ड होता है। जरा सी होती है लकड़ी, तो बाकी दूर से दिखाने का अवन होता है अंदर। ठीक है, ऑल मेकिंग पॉलिश। ठीक है, लकड़ी से कुछ नहीं बन रहा होता, दिखता है खाली ऐसा कि वुड फायर्ड पिज्जा है। लकड़ी इतनी महंगी है कि आप लकड़ी जला ही नहीं सकते, इतना तो पिज्जा सेल ही नहीं होता। ओके, एनीवेज, कॉस्ट पर यूनिट और क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं। जितना काम रेपिटेटिवली करते जाओगे, एडवांटेज की बात कर रहा हूं, मार्केट शेयर बिल्ड होगा ना। मतलब मार्केट शेयर अभी भी कचौरी वाले का बिल्ड होगा या अपना बिल्ड हो जाएगा? कचौरी वाले का बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो इतना सस्ते पे कर पा रहा है, उसके बस का है। आया ना? वरना अपन बनाए तो अपन बोले कि यार ये बहुत महंगी चीज है, 15 रुपए में कचौरी नहीं मिल सकती। सही बोल रहा है नहीं बोल रहा? और तीसरी चीज क्या बोल रहा है? डिस्करेज कंपटीशन। कंपटीशन डिस्करेज होता है, बहुत भयंकर डिस्करेज होता है, क्योंकि किसी भी एक्सपीरियंस कर्व अचीव कॉम्पिटिटर से अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ या ना? यस। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अपने लोगों को आज का डिस्कशन यहीं पर रैप अप करना चाहिए। ठीक है, एक और चीज है बस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये चीज मैं कल पढ़ा दूंगा, चलेगा? ठीक है ना? लेकिन अपना जो डिस्कशन है, आई थिंक इट वाज कॉम्प्रिहेंसिव, कुछ बातें समझ में आई। चैप्टर नंबर 2 जैसे ही होगा, उसके बाद चैप्टर 4, 5, 6 और ये सब कोई भी चैप्टर 3 दिन से बढ़ानी है। चैप्टर 2 हो जाने के बाद, ठीक है, 2 का भी हाफ पोर्शन हो जाने के बाद कोई भी चैप्टर 3 दिन से बढ़ानी है। चैप्टर 1 1 दिन का है, चैप्टर 3 1 दिन का है। ठीक है, चैप्टर 1 1 दिन का है, चैप्टर 3 1 दिन का है। बैलेंस पोर्शन ऑफ चैप्टर 2 एंड बैलेंस पोर्शन ऑफ चैप्टर 7 जो रह जाएगा वो 1 दिन का है। चैप्टर 7 अदरवाइज 2 डेज का है, चैप्टर 8 2 डेज का है। तो आप समझ सकते हो बहुत जल्दी हो जाएगा वंस वी स्टार्ट गेटिंग डन विद चैप्टर नंबर 2। 2 विल टेक टाइम, क्योंकि 2 से सब कुछ लिंक हो जाता है, राइट? और ऐसा लिंकेज भी मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, जिससे आपको रट्टा नहीं मारना पड़े। अभी तक आज कुछ रटना तो नहीं पड़ा, आई थिंक हो गया ना, बिना कुछ करे, जबकि है सारा टेक्स्ट एफर्ट ही है सारा, लेकिन अपन कॉन्सेप्चुअल चल रहे हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।